तो स्वागत है प्यारे छात्रों। आज अपन वैदिक गणित से संबंधित टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। क्लास 10 के अंदर जो पहला लेसन है आपके वैदिक गणित से संबंधित है और वैदिक गणित के आपके टोटल जो 4 नंबर के प्रश्न आते हैं, जिसके अंदर 1 नंबर का छोटा प्रश्न आएगा पार्ट अ के अंदर और पार्ट स के अंदर आपके आएगा 3 नंबर का, यानी टोटल आपके 4 नंबर के इसमें प्रश्न आते हैं और बहुत ही इजी है। टोटल इसके अंदर एक प्रश्नमाला दे रखी है और एक प्रश्नमाला के अंदर आपके 3 तो जो प्रश्न है वो भाग से संबंधित है। पहला जो प्रश्न है वो निखिलम विधि से भाग, फिर आपके सूत्र परावर्त्य आधारित विधि से भाग और एक है ध्रुजांक विधि से भाग और एक वर्ग और घनफल। ये टोटल आपके टॉपिक के अंदर है और इसी में से आपको प्रश्न मिलेंगे बोर्ड के अंदर और साथ ही अर्धवार्षिक के अंदर भी इसके प्रश्न आते हैं। तो पहला प्रश्न कैसे करना है, निखिलम विधि से भाग दीजिए। पहला प्रश्न लिखा हुआ है, इसके अंदर टोटल 3 प्रश्न हैं और तीनों प्रश्नों को अपन एक एक करके करेंगे। पहला प्रश्न आपके दे रखा है 1245 के अंदर भाग देना है 97 का, यानी 97 का आपको भाग देना है। तो ये तो हुआ भाज्य और ये है भाजक, यानी जिस संख्या के अंदर भाग देते हैं उसको क्या बोला जाता है, भाज्य, और जिस संख्या का भाग देते हैं उसको बोला जाता है भाजक। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इसके अंदर आपको आधार का पता लगाना है। आधार किसका, भाजक का। तो सबसे पहले यहाँ साइड में मैं कुछ लिख लेता हूँ। देखिए जो इस प्रश्न के अंदर है अपने पास वो लिखते हैं अपन। एक तो अपन को भाजक का पता लगाना है, तो भाजक यहाँ पे इस नजर आ रहा है आपको कि 97 का भाग देना है और 97 क्या हुआ, भाजक। अब यहाँ पे इस भाजक के सापेक्ष इसका आधार क्या हुआ। आधार का अर्थ ये होता है कि जो संख्या दे रखी है उसका आपको कोई आधार का पता लगाना है। तो देखना है कि वो किसके करीब है, 10 के, 100 के या 1000 के। तो आपके अधिकतर जो प्रश्न है वो मिलेगा आपको 10, 100 और 1000 के करीब। तो यहाँ पे स्पष्ट है वो क्या है, 97 है, वो किसके करीब है, 100 के, यानी इसका जो आधार होगा वो क्या हो जाएगा, 100। बस इतना सा आपको पता लगाना है। अब जैसे मान लो 103 होता, 104 होता तो भी क्या हो जाता है, इसका आधार 100, यानी 100 से कम है या 100 से कम ज्यादा है, ये आपको आधार है वो 100 हो जाएगा। अब आपको नीचे इसका पता लगाना है पूरक संख्या का। पूरक संख्या कह सकते हैं या फिर आपने पढ़ा होगा विचलन 9th के अंदर, और ये दोनों एक ही है लगभग। अब चूंकि यहाँ पे माइनस का कोई रोल नहीं है इसलिए माइनस नहीं लगाएंगे, चाहे वो छोटी संख्या है या बड़ी संख्या है। तो देखिए यहाँ पे पूरक संख्या निकालने का क्या तरीका हुआ, 100 में से 97 को घटा दो। तो 100 में से 97 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 और 3। ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी डबल संख्या है यानी 100 है, यानी आधार 100 है, तो आपको 0 आता तो भी 0 लिखना है, सीधा 3 नहीं लिख के क्या लिखेंगे, 0 और 3। यहाँ पे थोड़ा पूरक संख्या के बारे में अपन क्लियर कर लेते हैं, बहुत जनों को पता नहीं चला होगा कि 0, 3 कैसे लिखा है। अब देखिए आधार आपके क्या होगा, 100, ये लिखा मैंने 100। आपके भाजक क्या है, 97, 97 को घटाना है, यानी आधार में से भाजक को घटा दो, आपकी पूरक संख्या है वो मिल जाएगी। तो देखिए 10 में से 7 नहीं जाता, क्या करेंगे, उधार लेंगे। यहाँ से 80 आ गया, 10 में से 7 गया था, क्या बचा, 3। अब यहाँ से अपने उधार ले लिया था तो क्या हो गया, 9। तो 9 में से 9 गया था, क्या हो गया, 0। तो ये 0 भी आपको लिखना है। बस कहने का अर्थ ये है कि 0 शामिल करना है आपको। अब जैसे 98 होता, यही संख्या 100, अब आपके भाजक मान लो 98 होता तो कैसे आता, यहाँ आ जाता 2 और यहाँ आ जाता 0। तो इस ढंग से आपको पूरक संख्या का निर्धारण करना है। अब देखिए इनका कैसे इस्तेमाल करना है निखिलम विधि के अंदर। आपको सबसे पहले निखिलम विधि से जब भी भाग पूछा जाए आपको 3 कॉलम बनाने हैं। तो सबसे पहले 2 लाइन खींच लो, पहली और दूसरी। पहले में लिखो प्रथम खंड, दूसरे में लिख लो मध्य खंड, और तीसरे में लिख लो तृतीय खंड। खंड वाइज करेंगे तो समझ में जल्दी आएगा आपको, इसलिए मैंने खंड में बांटा है इसको, वैसे ना लिखे तो भी चलता है। अब आपको क्या करना है, प्रथम खंड के अंदर इस भाजक को लिखना ऊपर, तो ये लिखा 97। अब इसके नीचे है वो लिखना आपको पूरक संख्या। इसकी जो पूरक संख्या क्या निकली, 0 और 3। तो ये 0 और 3 ये आपको लिखना है और नीचे आपको लाइन खींचना है। अब
तृतीय खंड और मध्य खंड के अंदर संख्या आपको लिखनी है कौन सी, भाज्य की, यानी 1 2 4 5। इसको कैसे लिखा जाए, तो इसको लिखने का तरीका यह है निकलन विधि के अंदर कि आधार के अंदर कितने शून्य हैं, आधार के अंदर शून्य कितने हैं आपके 2, 1 और 2। तो आपको 2 अंक है वो तृतीय खंड के अंदर लिखने हैं, किसके, भाज्य के, और वो भी इकाई अंक से शुरू करते हुए। तो 5 और 4 2 अंक है वो आपके आ जाएगी तृतीय खंड के अंदर। और बाकी जितने भी पीछे बचते हैं, चाहे 2 बचे अंक, 3 बचे, जो भी बचे वो आपको मध्य खंड के अंदर लिखना है। तो यहाँ 1 और 2 बचा है तो मैं लिख रहा हूँ 1 और 2। और हमेशा दूर दूर लिखना है, इसके अंदर हमेशा ध्यान रखना है, चाहे वो निकिलम विधि हो, ध्वजांग विधि हो, सूत्र परावर्ती विधि हो, सबको दूर दूर लिखने हैं अंकों को। अब यहाँ पे आपको इस विधि को कैसे करना है, सबसे पहला काम, मध्य खंड के अंदर जो भी अंक है उसका पहला पहला डिजिट है, चाहे वो कोई भी अंक हो, उस अंक को ऐसे कैसे नीचे लेना है। इस कॉलम के अंदर आपको भागफल मिलेगा और इसके अंदर मिलेगा आपको शेषफल। अब यहाँ पे जो पहला डिजिट है 1, उसको ऐसे कैसे आपको नीचे लिखना है, तो मैं लिख रहा हूँ 1। अब 1 था तो 1 आ गया, 2 होता तो 2 आ जाता। यहाँ आपको कोई सोचना नहीं है ज्यादा, सीधा ऐसा कैसे लिखना है। अब इस 1 का गुणा करना इससे, पूरक संख्या जो भी है आपके यहाँ पे, इन संख्याओं से कंटिन्यू गुणा करके इन संख्याओं के नीचे लिखना है। अब 1 तो नीचे मैंने लिख लिया है, इसका काम हो गया है। आपको यहां से शुरुआत करनी है। तो देखिए 1 का गुणा इस 0 से करेंगे तो क्या आएगा, 0। तो इस 2 के नीचे मैं लिख लूंगा 0। फिर 1 का गुणा वापस 3 से करो तो क्या आएगा, 3। अब 1 का गुणा 3 से करेंगे तो 3 आएगा। और 3 को कहां लिखे, देखिए यहाँ पे अंक है वो पूरे हो गए, तो इस तृतीय खंड के अंदर जाना है और यहाँ 4 के नीचे आ जाएगा 3। अब आपको वापस एक ही प्रक्रिया दोहराना है। अब यहाँ पे आपको जोड़ना पड़ेगा पहले, देखिए 1 को पहले मैंने नीचे लिखा था और इसको गुणा करके इसके नीचे लिख लिया। अब क्या कर रहा हूं मैं, 2 और 0 को जोड़ूंगा। तो 2 और 0 को जोड़ा तो क्या आ गया, 2। तो वापस 2 का गुणा इस 0 और 3 से करके इनके नीचे लिखूंगा। तो 2 का गुणा जब 0 से करेंगे तो क्या आएगा, 0। अब देखिए यहां तक पहुंच गए, तो यहां से आपको शुरुआत करना, वापस लिखना। 2 का गुणा 0 से करेंगे क्या आएगा, 0। और 2 का गुणा 3 से करेंगे तो क्या आएगा, 6। तो ये आ जाएगा इसके नीचे। तो ये प्रक्रिया आपको तब तक दोहराना जब तक कि अंतिम अंक तक आप नीचे तक नहीं पहुंच जाए। तो ये 5 के नीचे आ गए अपन, यानी अपनी प्रक्रिया है वो पूरी हो गई। अब देखिए यहाँ पे भागफल आ गया और शेषफल भी निकाल लेते हैं। शेषफल निकालने के लिए इस तृतीय खंड में जो भी अंक है उनको जोड़ना है। तो 5 और 6 मिलके कितने हो गए, 11। 11 का 1 आपके हासिल का आ जाएगा यहाँ पे 1। तो 1 और 4 मिलके कितने हो गए, 5। और 5 और 3 मिलके कितने हो गए, 8। और 8 और 0 8 ही होंगे, तो 8 आ जाएंगे नीचे। यानी आपके भागफल आ गया 12 और शेषफल आ गया 81। तो यहाँ लिख लो अलग से, भागफल बराबर 12 और शेषफल आ गया आपके 81। ये आपके जो निकिलम विधि से भाग देने की प्रक्रिया है वो पूर्ण हुई। जो नेक्स्ट पार्ट है दूसरा, वो क्या है कि 311 के अंदर आपको भाग देना है 8 का। तो 8 का भाग देने के लिए वही कल मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको क्या करना है, आधार निर्धारण करना, किसका, भाजक का। तो यहाँ पे भाजक तो है 8 और भाज्य है 311, यानी 311 के अंदर भाग देना है 8 का। तो यहाँ पे लिख लेंगे सबसे पहले भाजक। तो भाजक तो है आपके 8। अब यहाँ पे आधार निर्धारित करना है। तो आधार है वो क्या करना है कि भाजक को देखना है किसके करीब है, 10 के करीब है, 100 के करीब है या 1000 के करीब है। तो यहाँ पे 8 है वो किसके करीब है, 10 के। तो इसका आधार क्या हो जाएगा, 10। अब आपको इसका पूरक संख्या निकालनी है। पूरक संख्या वही आप विचलन कह सकते हैं। तो पूरक संख्या, पूरक संख्या, तो पूरक संख्या 10 में से 8 को घटाना है, सिंपल सा। तो 10 में से 8 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 2। तो इसकी जो पूरक संख्या आ गई वो 2 आ गई। अब आपको इसके कॉलम बनाने हैं। तो कॉलम बनाने के लिए वही 2 लाइन खींचना है। पहली लाइन में लिखना है प्रथम खंड, मध्य खंड और तीसरे में लिखना है तृतीय खंड। अब आपके प्रथम खंड के अंदर आपको क्या करना है, जो भाजक है यानी 8 का जो भाग देना है वो 8 ऐसा कैसा ऊपर लिख लेंगे 8। इसके नीचे इसकी पूरक संख्या लिखना है। पूरक संख्या कितनी निकाली है आपने, 2, जो कि 10 में से घटा के लिखा है। 10 में से 8 गए तो क्या आ गया, 2। तो पूरक संख्या आ गई नीचे 2।
अब आपको कल मैंने बताया था कि तृतीय खंड के अंदर उतने अंक लिखने हैं किसके, भाज्य के, जितने की आधार में शून्य है। अब आधार देखिए 100 होता था, जैसा कि पहले सवाल के अंदर था, तो 2 शून्य आते थे 100 के अंदर, तो मैंने 2 संख्या है वो तृतीय खंड के अंदर लिखी थी, परंतु यहाँ पे आधार कितना है 10, और 10 के अंदर शून्य कितना है 1, तो 1 अंक आपको पीछे से भाज्य का तृतीय खंड के अंदर लिखना है। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा 1, तो बाकी जितने भी अंक पीछे बचे 1 और 3, यानी कि 31 से वो आ जाएंगे मध्य खंड के अंदर, तो 3 और 1 ये आ गया आपके मध्य खंड के अंदर। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए लाइन खींच लो नीचे, और इसको आगे बढ़ा देते हैं थोड़ा। इस कॉलम के अंदर जो भी आपको मिलेगा वो तो आएगा भागफल, और इस कॉलम के अंदर क्या आएगा, शेषफल। चलिए प्रोसेस क्या था, सबसे पहले मध्य खंड का जो भी पहला डिजिट है उसको एज नीचे उतारते हैं। तो 3 है यहाँ पे, तो 3 को ऐसे कैसे ले लूंगा मैं नीचे, ये 3 आ गया नीचे। नेक्स्ट स्टेप क्या थी कि यहाँ पे जो भी डिजिट आता है उसका गुणा इस पूरक संख्या से करना है, और पूरक संख्या से करके इसके नीचे लिखना है। तो आपको 3 का गुणा जब 2 से करेंगे तो क्या आएगा 6। यहाँ पे देखिए एक ही डिजिट आ रहा है, यदि डबल डिजिट आता तो मैं क्या करता, इसके नीचे और इसके नीचे दोनों के नीचे लिखता, परंतु यहाँ एक ही डिजिट है तो 3 × 2 कितने आ गए 6, तो 1 के नीचे मैं लिख लूंगा 6। अब नेक्स्ट जोड़ेंगे 1 और 6, ये मिलके कितने हो गए 7, तो आ जाएगा नीचे 7। वापस वही प्रोसेस, 7 का गुणा यहाँ पे जैसे डिजिट आता है उसका गुणा पूरक संख्या से करना है, तो 7 आ गया। अब 7 का गुणा 2 से करेंगे तो क्या आएगा 14। अब देखिए 14 को इस तृतीय खंड के अंदर ऐसे कैसे लिखना है, ये आ गया 14। अब जोड़ेंगे 1 और ये 14 पूरा का पूरा कितने हो गए 15, तो यहाँ आ जाएगा 15। अब हमेशा ध्यान रखना है कि जो शेषफल है वो भाजक से छोटा होना चाहिए। भाजक कितना है 8, और भाजक 8 है और यहाँ शेषफल कितना आ रहा है 15, तो इसका मतलब इसके अंदर भाग और जा रहा है, तो भाग जा रहा है तो यहाँ पे क्या करेंगे, संशोधित भागफल और संशोधित शेषफल आपको निकालना पड़ेगा। तो 37 आ गया। अब इसके अंदर एक बार और भाग देना है, तो +1 करके 8 एकम 8, यानी एक बार आपको भाग देना है, एक बार चला गया, और यहाँ से माइनस करना है 8, यानी एक बार। तो देखिए यहाँ पे एक लाइन खींच लेंगे, और लाइन खींचने के बाद आप निकाल देना संशोधित भागफल और संशोधित शेषफल। तो देखिए 37 और 1 मिलकर कितना हो गया, ये 38, यानी अंतिम जो भागफल है वो 38 आ गया, और 15 में से 8 गया तो क्या बचा 7। संशोधित शेषफल क्या आ गया 7। तो यहाँ इसका उत्तर निकालते हैं कि जो भागफल है वो तो आ गया आपके 38, और जो शेषफल है वो मिल गया अपन को 7। ये इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा, निखिलम विधि से भाग, और अंतिम प्रश्न है। 3 प्रश्न ही टोटल दे रखे थे, अपन ने 2 सीख लिए। तीसरा प्रश्न, 1013 के अंदर भाग देना 88 का। तो सबसे पहला काम वही भाजक लिख लेते हैं, भाजक। भाजक कितना है 88, ये लिख लिया 88। उसके बाद में इसका निर्धारित करना है आपको आधार, तो आधार कितना हो गया, अब 88 है तो व्यवहारिक है, ये किसके करीब है 100 के, तो यहाँ पे अपन इसका जो आधार है वो लिख लेंगे 100। नेक्स्ट इसकी पूरक संख्या, और पूरक संख्या का अर्थ होता है 100 में से घटा के लिखना है। 100 में से घटा दो, 100 में से 88 गया तो कितना हो गया 12, तो इसकी पूरक संख्या आ गई 12। कॉलम किस लेते हैं इसके 1 और ये 2, यहां लिख लेता हूं प्रथम खंड, मध्य खंड और ये तृतीय खंड। प्रथम खंड के अंदर सबसे पहले ऊपर लिखना है भाजक को, ये लिख लिया भाजक, नीचे इसका लिखना है पूरक संख्या। पूरक संख्या आपने निकाली कितनी 12, तो 1 और 2। अब तृतीय खंड में सबसे पहले भाज्य को लिखना 1013, ये आपके भाज्य है, यानी इसके अंदर भाग देना है। तो इसके कितने डिजिट है वो तृतीय खंड में लिखना है। ये लिखने का तरीका क्या है, आधार के अंदर शून्य देखना। आधार में शून्य कितना है 1 और 2, आधार 100 है तो 2 शून्य है 1 और 2, तो 2 अंक है वो पीछे से इकाई अंक से शुरू करना और 2 अंक तृतीय खंड में लिखना है। तो 3 और 1 ये आ गया इसके अंदर, 1 और 3 दूर लिखने हमेशा। और मध्य खंड के अंदर पीछे जितने भी बचे थे वो सब लिखना है। तो पीछे कितने बचे 2 बचे हैं तो 2 लिख लो, 1 और 0, तो आ जाएगा 1 और ये 0।
अब इसका प्रोसेस शुरू करते हैं निकालने का। तो ये लाइन खींच ली, इसको आगे बढ़ा देते हैं। यहाँ आ जाएगा भागफल और यहाँ आ जाएगा शेषफल। ज्ञात करने का तरीका आपने सीख लिया होगा अच्छे ढंग से, पूरा मुझे विश्वास है कि एक है वो आ जाएगा नीचे, पहला डिजिट है वो उसको सीधा पकड़ के नीचे लाना है। ये लाया नीचे। अब इसको एक का गुणा इस एक से और दो से करना है कंटिन्यू। तो क्या आ गया, एक का गुणा एक से किया वो इसके नीचे लिख लो, 0 के नीचे आ गया। फिर एक का गुणा 2 से कर दो तो क्या आ गया 2, 1 इंटू 2 तो 2 ही आएगा, तो 2 आ गया इसके नीचे। कहने का अर्थ एक का गुणा 12 से करेंगे तो 12 ही आएगा, और 12 के जो 2 डिजिट है 1 और 2 है वो इसको कंटिन्यू, इसको छोड़ के इसको तो अपन ने नीचे ले लिया था, दूसरे जो अंक बचे उसको कंटिन्यू नीचे लिखते जाना है। तो 0 के नीचे लिख लिया और 1 के नीचे लिख लिया। जब यहाँ पे खत्म हो जाते हैं तो इस खंड में पहुंचना है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पे जितने डिजिट आते हैं उनको जोड़ना है। तो 0 और 1 जोड़ा, कितना आ गया 1, तो इसको लिख लेंगे वापस नीचे। यहाँ आ गया वापस 1, तो इस 1 का गुणा वापस 12 से करेंगे तो क्या आएगा 12, यानी 1 और 2 ही आएगा। वो इसको यहाँ से लिखना शुरू करना है, पहले यहाँ से लिखना शुरू किया था, अब यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। तो 1 का गुणा 1 से आ गया तो 1, और 1 का गुणा 2 से करूंगा तो 2। अब यहाँ पे जोड़ना है, देखिए यहाँ तो काम हो गया पूरा। यहाँ पे 3 और 2 मिलके कितने हो गए 5, तो यहाँ आ गया 5, और 1 2 3 और 1 4, तो यहाँ आ गया 4। अब चूंकि दूसरे प्रश्न के अंदर आपके जो शेषफल है वो क्या आ रहा था, भाजक से बड़ा आ रहा था, यानी 15 आ रहा था, तो वहां पे अपन ने संशोधित भागफल और संशोधित शेषफल निकाला था। परंतु यहाँ आपके स्थिति अलग है, शेषफल है वो छोटा ही आ रहा है। देखिए भाजक तो है 88 है, जबकि आपके शेषफल आ रहा है 45। तो यहाँ पर ही आपके सवाल है वो खत्म हो गया, यानी भागफल तो आ गया 11 और शेषफल आ गया 45। तो यहाँ लिख लेता हूं मैं भागफल, यानी उत्तर के रूप में आपके मिल गया भागफल कितना आ गया 11, और शेषफल कितना आ गया, शेषफल मिल गया आपको 45। ये आपके आंसर। कक्षा 10 के वैदिक गणित के अंतर्गत आज अपन किसी संख्या का वर्ग है वो किस ढंग से निकाला जा सकता है, आज उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला, दूसरा, तीसरा जो सवाल था वो निखिलम विधि से भाग किस प्रकार से देते हैं वो अपन ने सीख लिया है। नेक्स्ट है वर्ग ज्ञात करना। तो वर्ग ज्ञात करने की 2 विधि, एक तो है आधार विधि और एक है उपाधार विधि। तो आधार विधि से आपको वर्ग निकालने के लिए सूत्र याद करना पड़ेगा कि संख्या का वर्ग, यानी किसी संख्या का वर्ग निकालना है तो आपको सूत्र लगाना पड़ेगा संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन की घात 2। और यदि उपाधार विधि से आप संख्या का वर्ग निकाल रहे हैं तो आपको सूत्र लगाना उपाधार अंक ब्रैकेट संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन की घात 2। यानी उपाधार अंक है तो सिर्फ उपाधार अंक का आगे गुणा हो जाएगा, बाकी सेम है बिल्कुल सूत्र, आगे वो का वो है। तो दोनों का इस्तेमाल कैसे करना है और क्या विचलन होता है, क्या संख्या है, सब क्लियर हो जाएगा आपके जब सवाल करेंगे। अब नेक्स्ट अपन सवाल लेते हैं। सबसे पहले मैं चौथा सवाल ले रहा हूं। इसके अंदर देखिए चौथा और पांचवा ये तो है आधार विधि वाला, और छठा और सातवां जो प्रश्न है वो है उपाधार विधि। तो मैं चौथा प्रश्न पहले बताता हूं आपको। देखिए चौथा प्रश्न किस ढंग से करना है, 103। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, संख्या और विचलन जो अपन को सूत्र के अंदर चाहिए वो मैं साइड में लिख लेता हूं कि इसमें संख्या क्या है और विचलन क्या है। तो यहाँ लिख लेते हैं अपन कि यहाँ पे जो संख्या है वो क्या है। अब संख्या तो जो दे रखी है वो की वो, यानी 103 का आपको वर्ग पूछा है तो संख्या क्या हो गई 103। अब इसका विचलन, ये हो गया विचलन। और विचलन निकालने का तरीका ये है कि 100 में से देखना है कि 100 से ये कम है या ज्यादा है। अब देखिए यहाँ पे 103 है तो ये 100 से क्या है ज्यादा है, अर्थात 103 में से 100 को घटा दो तो यहाँ पे आ गया 0 और 3। तो दोनों अंक लिख सकते हैं और 4 और 3 भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ मैं 0 और 3 ही लिख लेता हूँ, तो इसका विचलन हो गया वो 0 और 3 है। आपको सिर्फ ये देखना है कि संख्या है वो किसके करीब है, 100 के करीब है, 10 के करीब है या 1000 के करीब है। तो आपको अधिकतर प्रश्न है वो 10 या 100 वाले मिलेंगे। तो 100 से या तो प्लस होगा या माइनस होगा। यहाँ पे देखिए जैसे 95 है तो वो क्या होगा 100 से कम होगा, तो ये माइनस में आएगा, -0 और 5 हो जाएगा इसका विचलन। और यहाँ पे विचलन क्या है, ये 0 से यानी 103 है तो क्या हुआ 100 से अधिक है, अर्थात प्लस में आ जाएगा 0 और 3। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है विचलन निकालने के लिए। तो यहाँ पे सूत्र लगा देते हैं। सूत्र परीक्षा के अंदर भी आपको लिखना पड़ेगा सूत्र। यहाँ सूत्र लिखता हूं मैं, संख्या का वर्ग बराबर
संख्या प्लस विचलन स्लैश विचलन की घात 2। ये सूत्र लिख लिया अपन। अब संख्या लिख लेता हूं। देखिए संख्या क्या है अपने पास 103, तो ये लिखिए 103, फिर प्लस विचलन कितना है मेरे पास 0 और 3, तो 0 और 3, फिर स्लैश विचलन की घात 2 यानी 0 3 की घात 2। अब इसको सॉल्व करना है। अब 103 और 3 मिलके कितने हो गए 106। अब 0 और 3 का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, यानी 3 का वर्ग हो गया तो क्या हो गया 9, तो 0 और 9। अब यहाँ पे जो भी संख्या है उनको पास पास में लिखना है, तो 1 0 6 0 और 9 ये हो गया इसका आंसर। तो इस संख्या से आपको किसी संख्या का वर्ग निकालना है। अब बस ये ध्यान रखना है कि जब भी आपके आधार है वो क्या है 100 है, यानी आधार क्या है 103 था, यहाँ पे आधार क्या था 100। अब 100 के करीब है तो आपको देखना है कि देखिए यहाँ आधार लिख लेता हूं मैं समझाने के लिए कि आधार है वो क्या है 100 है, तो 100 में कितने जीरो है 1 और 2। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जो प्रथम बॉक्स है यहाँ पे 2 अंक आने चाहिए। जैसे मान लो किसी ने 3 लिख लिया सिर्फ कि 100 से अधिक कितना है 3, यानी विचलन 3 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ जैसे 3 लिखेंगे तो 3 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 9, यानी एक ही डिजिट आएगा एक अंक। तो आपको एक अंक आपने लिखा है तो आपको 0 है वो लगाना पड़ेगा बीच में, क्योंकि यहाँ पे आपके 2 डिजिट होना जरूरी है यदि आपके आधार क्या है 100 है, और यदि आधार 10 है तो यहाँ एक डिजिट है वो रहता है। तो इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल करते हैं अपन। नेक्स्ट 5वां प्रश्न है 95। अब इसका अपन को वर्ग पूछा है तो वही सूत्र लगा देते हैं। आधार विधि है क्योंकि देखिए 100 के करीब है तो यहाँ जाएगा आधार विधि लगेगी। तो सूत्र लगाते हैं संख्या का वर्ग बराबर संख्या प्लस विचलन स्लैश विचलन की घात 2। मैं बार बार लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे संख्या है वो क्या है 95, तो यहाँ मैं संख्या एक बार इस 95 से लेकर मैं यहाँ आधार और विचलन और संख्या निर्धारित कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे इस सवाल के अंदर क्या है अपने पास, यहाँ संख्या तो है 95 और विचलन क्या हुआ, अब देखिए 100 में से घटाना है तो 100 में से घटाएंगे तो ये 100 से कम है इसलिए माइनस में आ जाएगा, तो -0 और 5 ये इसका विचलन है। बस विचलन में ये ध्यान रखना यदि 100 से कम है तो माइनस में आएगा और यदि 100 से अधिक है तो प्लस वाला आएगा विचलन। तो सूत्र में इसको लगा देते हैं। तो 95 का जो वर्ग निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा संख्या प्लस विचलन। तो संख्या है मेरे पास 95, ये आ गया 95। अब देखिए प्लस विचलन लिखना है मुझे, क्या लिखना है प्लस में विचलन, परंतु यहाँ पे माइनस वाली संख्या है विचलन में तो सीधा लिख लेना -0 और 5। अगर आप प्लस लिखना चाहें तो आपको ब्रैकेट बनाना पड़ेगा यहाँ, तो उससे अच्छा है आप सीधा माइनस में कर दो और फिर स्लैश और विचलन की घात 2 यानी कि ब्रैकेट लगा दो और -0.5 की घात 2। 95 में से 5 गया तो क्या आ गया 9 और 0 90। और अब देखिए -0.5 यानी 5 का वर्ग करना है। अब जब भी माइनस वाली संख्या का वर्ग करते हैं तो माइनस का गुणा जब माइनस से होता है तो हो जाता है प्लस, यानी वर्ग करते हैं किसी संख्या माइनस वाली संख्या का तो क्या आ जाता है प्लस में। तो 5 × 5 कितने हो गए 25। अब सभी संख्या को पास पास में लिख लो 9 0 2 और 5, ये इसका क्या हो गया उत्तर। यहाँ पर भी देखिए ऑलरेडी क्या आ गया 2 और 5 यानी 2 डिजिट में ही आ रहा है। तो जब भी ध्यान रखना आधार में जब 100 है तो आपके 2 डिजिट यहाँ आने चाहिए। नेक्स्ट छठा प्रश्न है कि 204 का आपको वर्ग निकालना है, यानी 200 संख्या 204 दे रखी है उसका वर्ग निकालने के लिए आपको यहाँ इस्तेमाल करना पड़ेगा उपाधार विधि। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेता हूं, इसमें संख्या क्या है, संख्या है अपने पास 204। अब यहाँ पे जो इसका विचलन है वो क्या हो जाएगा विचलन। अब यहाँ पे देखिए 204 है तो इसका जो विचलन होगा वो क्या हो जाएगा 0 और 4, यानी 200 से ऊपर कितना है। अब इसका जो आधार होगा वो 100 ही होगा, आधार या तो 10 होता है या 100 होता है या 1000 होता है, तो यहाँ आधार होगा वो क्या होगा 100।
अब यहाँ पे एक 100 है, अब चूंकि ये क्या है 204 है, तो इस 100 को 200 के करीब लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 100 से किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से। तो यहाँ उपाधार अंक हो जाएगा 2, उपाधार अंक, तो उपाधार अंक आ जाएगा आपके 2। तो क्या समझे आप कि जब भी आपके 100 के करीब ना होके कोई संख्या है, वो 200 है, 300 है, 400 है, तो वहां पे आपके उपाधार अंक निकल के आ जाएगा, क्योंकि आधार 100 है। अब 100 से किस संख्या से गुणा करे कि उसके करीब जाए, जैसे यहाँ 304 होता मान लो, तो आपके उपाधार अंक क्या हो जाता, 3, क्योंकि 3 का गुणा जब 100 से करता तभी तो 304 आता। और विचलन तो वही आपके, जैसे 300 है तो 300 से कितना ऊपर है और कितना नीचे है, या 200 है तो 200 से कितना ऊपर है और कितना नीचे है। तो बस ये निकालने का तरीका है, और ये आपने निकालना सीख लिया, यानी आपके सवाल है वो इजीली हो जाएगा, क्योंकि सूत्र ही है बाद में। तो अब यहाँ सूत्र लगाता हूं मैं, संख्या का उपाधार विधि वाला सूत्र लगेगा। संख्या का वर्ग क्या होता है, उपाधार अंक ब्रैकेट संख्या प्लस विचलन ब्रैकेट बंद प्लस विचलन की घात 2। अब आपको यहां से सभी उपाधार अंक, संख्या, विचलन सब लिखने हैं। तो देखिए उपाधार अंक है वो क्या निकल के आ गया था मेरे, 2, तो यहां लिख लूंगा मैं 2। फिर ब्रैकेट संख्या कितनी है मेरे पास, 204, तो यहां लिखा 204। फिर प्लस विचलन है वो कितना है, 4 या 0,4। फिर स्लैश विचलन की घात 2, यानी 0,4 की घात 2। अब इसको सॉल्व करें, 204 और 4 मिलके कितने हो गए, 208, ब्रैकेट बंद। 4 का वर्ग कर दो, तो 4 का वर्ग करेंगे, 4 इंटू 4 कितने हो गए, 16। तो यहाँ पर भी देखिए आधार क्या है, 100 है और 2 शून्य है, तो 2 संख्या निकल के आ गई, 1 और 6। तो बस यहाँ 0 लगाने का काम नहीं है। 2 का गुणा 208 से होगा तो क्या हो जाएगा, 416, 416 आ गए और स्लैश 16। अब इसको सभी को पास पास में लिख लो, तो 41616, ये इसका क्या हो जाएगा, उत्तर। नेक्स्ट 7वां प्रश्न है 225, और इसका भी आपको क्या करना है, वर्ग निकालना है। तो यहाँ पर भी आपके उपाधार विधि काम आएगी, क्योंकि यहाँ 225 है। जब भी आपके 100 के करीब है तब तो आधार 100 ही रहता है, परंतु जब 225, 325 या इस ढंग से जब 100 से ऊपर यानी कि 200, 300, 400, 500 वाली संख्या है, उसके करीब कोई संख्या है, तो आपके उपाधार विधि लगेगी। तो यहाँ पर निर्धारित कर लेते हैं संख्या। सबसे पहले अपने पास जो है संख्या वो क्या है, 225। अब देखिए आपकी संख्या निर्धारित होगी कि 225, तो इसका आधार क्या होगा, आधार जो हो गया वो 100 ही होगा, क्योंकि 3 डिजिट है, 1 2 3, तो यहाँ आधार हो जाएगा 100। अब आधार 100 है तो इसके सापेक्ष इसका जो उपाधार अंक हो जाएगा वो हो जाएगा 2, उपाधार अंक। उपाधार अंक है वो निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि 100 का गुणा किससे करे कि इसके करीब पहुंचे। अब 225 लाने हैं, यानी अपन को एक तरह से 200 लाना है, क्योंकि 25 हो जाएगा इसका विचलन। तो यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे 100 से तो आ जाएंगे 200, तो यहाँ आ जाएगा 2। उपाधार अंक हो गया आपके 2 और विचलन हो जाएगा प्लस का 25, विचलन हो गया 25। चूंकि 225 है यानी 200 से ऊपर है 25, इसलिए प्लस के 25 आएंगे, और यदि मान लो कम होते तो यहाँ पे माइनस के 25 आ जाता। अब सब आपके आ गया सूत्रों में लगाने के लिए, तो सूत्र लगा दो। यहाँ सूत्र क्या है, उपाधार अंक, उपाधार अंक ब्रैकेट संख्या प्लस विचलन ब्रैकेट 1 स्लैश विचलन की घात 2, ये आपके सूत्र है। और उपाधार अंक कितना है अपने पास, 2, तो यहाँ आ जाएगा 2। संख्या कितना है 225, तो आ जाएगा 225। फिर प्लस विचलन है 25, तो यहाँ आ जाएगा 25 ब्रैकेट बंद और स्लैश विचलन की घात 2, यानी 25 की घात 2।
चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 225 और 25 मिलके कितने हो गए? 250, ब्रैकेट बंद। अब देखिए 25 की घात 2 है, यानी 25 इंटू 25 करना है, तो 25 इंटू 25 कितने हो गए? 625। आप गुणा करके देख लेना रफ कॉपी में। जब 25 का गुणा 25 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 625। ये आपके रफ कॉपी का काम है। अब देखिए यहाँ कि 2 का गुणा 250 से करेंगे तो क्या आएगा? 500 स्लैश 625। अब यहाँ समझने वाली बात है कि मैंने अभी आपको बताया था कि जब आधार 100 है, यानी इसके अंदर शून्य कितने हैं? 1 और 2। तो जब 2 शून्य है तो यहाँ पे आपके प्रथम बॉक्स के अंदर, यानी इस लाइन के राइट हैंड साइड में आपके 2 अंक की होनी चाहिए, यानी 2 डिजिट होनी चाहिए सिर्फ। यदि तीसरा डिजिट है तो उसको पीछे भेजना है। जैसे यहाँ पे देखिए 6, 2 और 5, यानी 3 डिजिट है, तो 5 और 2 को तो इधर से मैं रखूंगा और ये जो 6 है उसको पीछे भेजेंगे यहाँ, यानी 6 को पीछे जोड़ना है। तो 500 में 6 है वो जुड़ जाएगा तो क्या आ जाएगा? 506। ये पीछे आ गया। फिर लाइन के इधर है राइट हैंड साइड में क्या रह गया? 2 और 5। अब इसको पास पास में लिखूंगा मैं, तो 5, फिर 0, ये 6, ये 2 और ये 5। ये आ गया आपके अंतिम आंसर। तो बस इसमें अंदर जो अलग से था वो यही है कि यहाँ पे एक डिजिट को पीछे जोड़ना है। 10th क्लास के अंदर अपन वैदिक गणित पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं। उसके अंदर अपन ने 1 से लगाकर 7 तक प्रश्न कर लिए हैं। सबसे पहले निखिलम विधि से भाग देना सीखा अपन ने, उसके बाद में वैदिक विधि से वर्ग ज्ञात करना सीखा। आज अपन सीख रहे हैं किसी संख्या का घनफल है वो वैदिक विधि से कैसे निकाला जा सकता है। इसके लिए भी आपको वही वर्ग के जैसे एक आधार विधि है और एक उपाधार विधि है। तो दोनों टाइप के सवाल अपन करेंगे, आधार विधि से और उपाधार विधि से। तो यहाँ पर भी सूत्र का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले देखिए 8वां प्रश्न करते हैं। 8, 9, 10 और 11 ये प्रश्न जो दे रखे हैं वो आपको घनफल निकालना है इनका। तो सबसे पहले 8वां प्रश्न, इसका जो 15 का आपको घनफल निकालना है। तो यहाँ पे संख्या क्या है वो लिख लेते हैं पहले। संख्या जो दे रखी है वो है 15। तो 15 है तो इसकी आधार क्या हुआ? अब 15 है तो व्यवहारिक है, इसकी आधार क्या हो जाएगा? 10। और इसके 10 के संगत इसका विचलन निकल के आ जाएगा आपके 5, यानी 15 में से 10 गया तो क्या आ गया? 5। यानी 10 से कितना ऊपर है संख्या वो देखना आपको, तो प्लस का 5, प्लस 5 लिखो या 5। ये हो गया विचलन। अब अपन सूत्र लगा देते हैं घनफल निकालने का सूत्र। तो किसी संख्या का घनफल होता है संख्या प्लस 2 इंटू विचलन स्लैश 3 इंटू विचलन की घात 2, फिर स्लैश विचलन की घात 3। ये आपके सूत्र है और इसी सूत्र से द्वारा आपको घनफल निकालना है। तो यहाँ आपने संख्या क्या है? 15। तो इस 15 का घनफल निकाल देते हैं। 15 की घात 3। घनफल का मतलब होता है 3 बार गुणा करना उसी संख्या का। अब संख्या देर की आपके 15, तो यहाँ लिख लेता हूं मैं 15। फिर प्लस 2 है वो सूत्र के अंदर है तो 2 ऐसा का ऐसा। फिर इंटू विचलन कितना आपके 5, तो ये लिख लिया मैंने 5। फिर लाइन कितना है? फिर ये 3 सूत्र का, ये 3 लिख लिया। फिर इंटू विचलन की घात 2, विचलन है वो 5 है तो ब्रैकेट कर दो और 5 के ऊपर घात लगा दो 2। फिर ऑब्लिक विचलन की घात 3, तो विचलन है वो कितना है? 5, तो 5 के ऊपर घात चढ़ा दो 3। तो ये आपने सभी सूत्र के अंदर मान रख लिया। अब यहाँ पे सॉल्व करना है। 15 फिर प्लस 2 का गुणा 5 से कर दो, क्या आ गया? 10। ये 3 ऐसे कैसे? इंटू 5 के ऊपर घात 2 है, यानी 5 इंटू 5 करना है। तो 5 इंटू 5 कितने होते हैं? 25। ये लग गया 25। और 5 के ऊपर 3 घात है, मतलब क्या हुआ? 5 इंटू 5 इंटू 5, तो कितना होता है? 125। चलो आगे करते हैं अपन। 15 और 10 कितने हो गए? 25। ये लिख लिया मैंने 25। फिर लाइन 3 का गुणा 25 से करेंगे तो क्या आएगा? 75, 75 आ गया। फिर स्लैश 125। सब गुणा और योग करने के बाद में आपको देखना है आधार को। अब आधार क्या है यहाँ? 10। तो आधार के अंदर आपको एक शून्य नजर आ रहा है यहाँ,
तो आपको ध्यान रखना है कि इस लास्ट वाले बॉक्स को छोड़ के यानी लाइन की इधर वाली संख्या को छोड़कर इधर सभी संख्या यानी 2 बॉक्स मिलेंगे और इन दोनों बॉक्स के अंदर आपकी एक एक डिजिट होना चाहिए सिर्फ। यदि 2 डिजिट है 3 डिजिट है तो उनको पीछे वाली संख्या में जोड़ना है। तो यहाँ पे क्या काम होगा देखिए, सबसे पहले इसको तो मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ 25, ये लाइन खींचता हूँ। अब यहाँ पे मुझे सिर्फ 5 रखना है, ये जो 5 है वो इसको इधर ही रखूंगा, इस 12 को पीछे जोड़ दूंगा क्योंकि मुझे यहाँ एक ही डिजिट रखना है। तो 12 को पीछे जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 75 और 12 मिलके कितने हो गए 87 यानी 87 और ये 5 हो गया, वो अकेला रह गया 5। नेक्स्ट देखिए 5 पहले बॉक्स के अंदर रह गया। अब यहाँ पर भी अपन को क्या करना है, एक ही डिजिट रखना है क्योंकि ये 8 और 7 है, 2 डिजिट है तो एक डिजिट को क्या करना पड़ेगा, पीछे जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे 25 के अंदर 8 को जोड़ दो यानी इस 8 को पीछे भेज दो तो 25 और 8 मिलके कितने हो गए 33। फिर स्लैश ये 7 यहाँ रह गया एक डिजिट और ये 5 पहले से था। यानी आपके इस बॉक्स के अंदर जितने भी अंक चाहे 1 है 2 है 3 है कितने भी चलेगा, परंतु आगे जितने भी बॉक्स है यानी 2 बॉक्स है इन दोनों बॉक्स के अंदर एक एक डिजिट है वो रखना है। बस इस बात का ध्यान रखना है जब आधार क्या हो 10 हो। और यदि यहाँ 100 होता आधार तो अपन 2 अंक रखते आगे, तो आगे भी सवाल आएगा ऐसे। तो इसका आंसर हो गया 3, 3, 7 और 5, ये इसका अंतिम उत्तर है 91। और इसका आपको घनफल निकालना है वैदिक विधि से। अब देखिए सीधा सीधा घनफल निकालना बहुत इजी होता है, 91 इंटू 91 इंटू 91 करे तो सीधा उत्तर आएगा, परंतु वैदिक विधि के अंदर सूत्र लगा के उसको हल करना पड़ता है और परीक्षा के अंदर आपको उसी विधि से करना पड़ेगा। यदि आपने सीधा उत्तर निकाला तो उसके कोई नंबर नहीं है। तो चलिए वैदिक विधि से कैसे आपको निकालना है, सूत्र लगाते हैं। यहाँ सूत्र लगाने से पहले मैं 91 का आपको आधार और उसका विचलन निकालना बता देता हूं। देखिए आधार क्या हो जाएगा, और 91 है तो नेचुरल है ये 100 के करीब है यानी 100 के करीब, तो इसका आधार क्या हो गया 100। अब विचलन कैसे निकालते हैं, या तो 100 के ऊपर होगा या 100 से नीचे होगा, यानी 100 से कम होगी संख्या या 100 से ज्यादा होगी। तो यहाँ 100 से कम है, 91 है वो 100 से कम है यानी कि कितने कम है 9, तो यहाँ विचलन है वो -9 हो जाएगा। अब यदि ये 109 होता तो प्लस के 9 आ जाते, यानी कि ऊपर है तो प्लस वाला विचलन आता है और छोटी संख्या है तो आ जाएगा विचलन माइनस वाला। अब आपको सूत्र लगाना है इसका घनफल निकालने का, और सूत्र आपको याद करना ही पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है। सूत्र क्या होता है घनफल निकालने का, तो यहाँ लिखता हूं मैं, घनफल किसी संख्या का घनफल निकालने का सूत्र होता है संख्या प्लस 2 इंटू विचलन स्लैश 3 इंटू विचलन की घात 2 फिर स्लैश विचलन की घात 3। ये आपको सूत्र याद रखना है। अब यहाँ पे अपन को 91 का घनफल निकालना है, तो मैं 91 का घनफल निकाल देता हूँ। 91 और उसके ऊपर घात चढ़ा दो 3। संख्या कितनी है, संख्या अपने पास 91 है यानी कि यहाँ आ जाएगा 91, फिर प्लस 2 सूत्र का है 2 ऐसे कैसे, विचलन है वो -9 है तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिखना -9 ऑब्लिक 3 इंटू विचलन की घात 2 यानी कि -9 के ऊपर घात चढ़ जाएगी 2। फिर लाइन खींचना है, विचलन के ऊपर घात 3 चढ़ाना है यानी विचलन कितने हैं -9 और उसके ऊपर घात आ जाएगी 3। अब इनको सबको सरल करना है, 91 ऐसा का ऐसा। अब देखिए +2 का गुणा -9 से करना है, तो जब भी प्लस वाली संख्या का माइनस वाली संख्या से गुणा होता है तो क्या हो जाता है माइनस की संख्या आती है, और 2 इंटू 9 कितने हो जाएंगे 18, तो माइनस के आ जाएंगे 18। लाइन आ गई। फिर 3 इंटू, अब देखिए यहाँ -9 का गुणा -9 से करना है यानी घात कितनी है आपके पास 2, तो -9 का गुणा -9 से करेंगे तो क्या आएगा प्लस के 81। ये आपको ध्यान रखना है, जब भी माइनस वाली संख्या का गुणा माइनस वाली से करते हैं तो क्या आता है प्लस। फिर यहाँ पे देखिए
-9 का गुणा 3 बार करना है, यानी -9 इंटू -9 इंटू -9। तो जब अपन 2 बार करेंगे यानी -9 का गुणा -9 से करेंगे तो क्या आएगा प्लस का 81 जो कि यहाँ पे आया है देखिए। और एक बार और करेंगे तो माइनस की संख्या आ जाएगी, क्योंकि प्लस वाली संख्या का गुणा किससे करेंगे माइनस से। देखिए कैसे, जैसे -9 की ऊपर घात है 3 तो -9 इंटू -9 इंटू -9। तो जब -9 का गुणा -9 से होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 81 आ जाएगा, फिर आ जाएगा माइनस का 9। तो यहाँ पे जब अपन गुणा करेंगे तो आ जाएगा माइनस के 729, या गुणा करके देख लेना। तो 729 आ गए और आ गया आगे माइनस। चलिए अपन इन सभी संख्या को रखते हैं, -729। नेक्स्ट क्या आ जाएगा देखिए 91 माइनस 18, यानी कि 91 से अपन को घटाना है 18, तो क्या आ जाएगा अपने 73। फिर स्लैश 3 का गुणा जब 81 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 243, 3 एकम 3 और क्या 24 यानी 243। फिर स्लैश ये एक बार लिख लेता हूं मैं ऐसा कैसा -729। अब देखिए यहाँ पे प्लस वाली संख्या, यहाँ प्लस वाली संख्या, यहाँ है माइनस वाली संख्या। तो हमेशा ध्यान रखना है सभी जगह प्लस वाली संख्या ही होनी चाहिए। यदि माइनस वाली संख्या है तो उसको प्लस वाली संख्या में चेंज करना है। चेंज करने का तरीका क्या है, वही जैसे अपन व्यवकलन करते हैं बाकी करते हैं तो कहते हैं उधार लेते हैं, उसी प्रकार यहाँ उधार लेना है आपको पास वाली संख्या से। तो यहाँ पे देखिए यहाँ माइनस है तो इस संख्या से अपन क्या लेंगे उधार। तो इसको तो मैं ऐसे कैसे लिख लेता हूँ 73 ऐसा का ऐसा, इसमें कोई चेंज नहीं। यहां से मुझे उधार लेना है। अब देखिए यहां से मैं एक उधार लूंगा तो एक उधार का मतलब होगा यहाँ पे कितना आएगा 100, क्योंकि आधार कितना है 100। एक के सापेक्ष हमेशा ध्यान रखना है, जब एक अपन उधार लेंगे तो आएगा 100। तो 100 में से 729 जाएंगे तो कितने बचेंगे माइनस के 629। माइनस तो 18 नहीं है तो क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे, 2 लेंगे तो भी काम का नहीं है, 3 लेंगे तो भी काम का नहीं है, 4 लेंगे तो 400 ही हो रहे हैं, 5 लेंगे तो 500 होंगे। अब अपन को ऐसे करते करते इतनी बड़ी संख्या लेना है कि 729 इजीली अपने घट जाए, यानी कि प्लस वाली संख्या आ जाए। तो मैं यहाँ से उधार कितने लूंगा 8, यानी 243 में से मुझे 8 कम से कम लेने पड़ेंगे। और 8 के सापेक्ष ये 100 का गुणा हो जाएगा 8 से तो कितने हो जाएंगे 800, और यहाँ आ जाएगी 800 में से 729 जाएगा तो इजीली अपने प्लस वाली संख्या आ जाएगी 71। तो यहाँ से मैं 243 से 8 है वो उधार लेता हूँ। तो जैसे 8 उधार लूंगा तो मेरे पास कितने बचेंगे 135। 8 उधार ले लिया, 8 जैसे इधर आएंगे तो आ जाएंगे 800, माइनस हो जाएगा 729। अब देखिए कंफ्यूज मत होना कि 800 ये कहां से आया है। मैंने यहाँ से आपको बता दिया कि यहाँ से आपने 8 उधार लिए, कितने लिए उधार है 243 में से 8 कम हो गए तो कितने आ गए 235, और 8 कम हुए 8 इधर आके कितने हो जाएंगे 800 हो जाएंगे, क्योंकि ये कितने आधार क्या है 100 है। अभी जैसे आधार 10 होता तो 8 के सापेक्ष कितने होते हैं 80, यानी गुणा करना सीधा। यदि आधार 1000 होता तो 8 के सापेक्ष कितने हो जाएंगे 8000, यानी 8 इंटू 1000 करेंगे तो कितना आएगा 8000। तो बस ऐसे सवाल प्रैक्टिस करूंगे अपने आप पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 73, ये 235 ऐसे कैसे, 800 में से 729 है वो घटा दो तो कितने आ गए आपके 71, प्लस के आगे। अब देखिए यहाँ सभी संख्या प्लस वाली है, एक काम तो हो गया। नेक्स्ट बात आती है कि यदि आपके आधार 100 है यानी 2 शून्य नजर आ रहे हैं आपको, तो आपको पीछे वाले सभी बॉक्स को छोड़ के आगे के जितने बॉक्स है उन सभी में आपको 2-2 अंक रखने हैं, बाकी अंक है उसको पीछे जोड़ना है। तो यहाँ पे 7 1 है 2 अंक है, ठीक है। यहाँ 2 3 और 5 3 डिजिट है तो एक डिजिट को आपको पीछे जोड़ना पड़ेगा। तो क्या करता हूँ मैं, देखिए यहाँ से 3 5 को ऐसे रखूंगा, ये जो 2 है वो पीछे आ जाएगा 73 के साथ में। तो 73 और 2 मिलके कितने हो गए 75, तो यहाँ आ जाएगा 75। फिर यहाँ से कितने बचे 3 और 5 रह गया, और यहाँ 7 1। तो अंतिम इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, देखिए सभी संख्या को पास पास में लिखना है 7 5 3 5 7 1, ये इसका। करते हैं अपन 11वां प्रश्न। ये भी आपके निखिलम जो उपाधार विधि है घनफल निकालने की, उसी विधि से होगा। तो सबसे पहले अपन निर्धारित कर लेते हैं इसका आधार और उपाधार अंक।
तो यहाँ आधार क्या हो जाएगा, देखिए चूंकि यहाँ 3 डिजिट है 1 2 और 3 और 208 है तो इसका आधार हो जाएगा 100। 100 इसका आधार हो गया। फिर इसका जो उपाधार अंक है वो क्या हो जाएगा, उपाधार अंक, क्योंकि 100 के करीब नहीं है, ये संख्या है वो 200 के करीब है, तो यहाँ उपाधार अंक आपको निर्धारित करना पड़ेगा। यानी 100 का गुणा किससे करें कि 208 के करीब पहुंचे, यानी 200 के करीब पहुंचे, तो सीधा अपन को 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो उपाधार अंक आ जाएगा 2, क्योंकि 2 का गुणा 100 से करूंगा 200 आ जाएगा, और यहाँ विचलन हो जाएगा 8, क्योंकि 208 है, तो आ जाएगा यहाँ विचलन। विचलन कितना है, 8 प्लस का 8, संख्या 208 ही है। अब यहाँ सूत्र लगाना है, सिंपल सा सूत्र आपने याद कर लिया होगा। तो ये सूत्र है उपाधार अंक की घात 2 संख्या प्लस 2 इंटू विचलन ऑब्लिक उपाधार अंक इंटू 3 इंटू विचलन की घात 2 ऑब्लिक विचलन की घात 3। इस सूत्र के अंदर सभी मान रख लेते हैं और इसका उत्तर निकालते हैं। चलिए, तो उपाधार अंक कितना है अपने पास 2, तो यहाँ रख लेता हूं मैं 2 की घात 2। फिर संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, तो संख्या आपके पास 208 है, यानी जो प्रश्न दे रखा है वो की वो होती है संख्या, तो 208 प्लस ये 2 सूत्र का है, ऐसे कैसे लिख लिया। विचलन कितना है आपके पास 8, तो यहाँ आ जाएगा 8। फिर स्लैश उपाधार अंक कितना निकाला आपने 2, फिर इंटू 3 है वो सूत्र का है, 3 ऐसा का ऐसा, इंटू विचलन की घात 2, विचलन कितना है आपके पास 8, तो 8 के ऊपर घात आ जाएगी 2, फिर स्लैश विचलन की घात 3, यानी विचलन है 8, 8 के ऊपर घात आ गई 3। अब इसको सरल करना है, तो 2 के ऊपर घात 2, यानी 2 इंटू 2 कितने हो जाएंगे 4, 208 प्लस 2 इंटू 8, तो 2 इंटू 8 कर दो पहले 16, और 16 और 8 मिलके कितने हो गए 24, यानी 224 हो गए टोटल इसका योग। फिर स्लैश यहाँ पे सॉल्व करते देखिए क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 कर दो पहले कितने हो गए 6, फिर इंटू 8 होते हैं 66, तो यहाँ लिख लो 66, फिर स्लैश 8 इंटू 8 करना है आपको, तो आ जाएगा 512। ये आप देख लेना, 8 इंटू 8 करेंगे तो आ जाएगा 512। अब 4 का गुणा 224 से करना है, तो आपके आ जाएंगे 896, 896 इसका गुणा हो जाएगा, 4 का गुणा 224 से। फिर 6 का गुणा 66 से करना है, तो आ जाएगा 384, 384 का ऐसे कैसे लिख लेंगे। फिर 512। अब यहाँ समझने वाली बात है, यहाँ तक अपन ने सिर्फ गुणा भाग किया है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि आधार है वो 100 है, यानी आधार के अंदर आपके 2 शून्य नजर आ रहा है आपको, 1 और 2, तो आपको इसको छोड़ के आगे दोनों कॉलम के अंदर आपको 2 डिजिट रखने हैं और बाकी को पीछे जोड़ना है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ देखिए मैं 896, यहाँ पे कोई डिस्टर्ब नहीं करना है इसको, ऐसे कैसे, एक बार मैं 384, देखिए इस 5 को आपको पीछे है वो ऐड करना है इसके अंदर, तो 384 के अंदर जब 5 जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 389, और यहाँ आप में बच गया 12, यानी 5 को मैंने पीछे भेज दिया क्योंकि मुझे 2 अंक ही रखना है यहाँ। फिर इसी प्रकार वापस देखिए यहाँ तो अपने 1 और 2 आ गया, यहाँ पर भी आपको 2 डिजिट रखने हैं, तो मैं 2 डिजिट यहाँ लिख लेता हूँ 8 और 9, 3 को पीछे भेज देता हूँ, तो आ जाएगा यहाँ देखिए 896 है और ये 3 है वो पीछे आ गए, तो जुड़ जाएंगे, तो 8 9 और 9। तो इस ढंग से आपके अंतिम जो उत्तर है वो क्या आ जाएगा 8998912, यानी सभी को पास पास में लिखना है ये आपके। चलिए, तो अपन पढ़ रहे हैं वैदिक गणित, और वैदिक गणित के अंतर्गत अपन ने 11 प्रश्न है वो कंप्लीट पढ़ लिए है। नेक्स्ट 12वां जो प्रश्न है वो है दवजांग विधि से भाग कीजिए, और ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि 2020 के अंदर बोर्ड परीक्षा के अंदर आपके सूत्र परावर्ती आधारित विधि से भाग देना आ चुका है। तो नेक्स्ट 2021 की जो बोर्ड परीक्षा होगी उसके अंदर आपके 100% आने के चांस है दवजांग विधि, तो आपको अच्छे ढंग से इसको समझना है। दवजांग विधि से भाग कीजिए, करना कैसे है, 4532 के अंदर भाग देना 112 का, तो ये तो हुआ भाज्य और ये है भाजक। अब आपको 2 लाइन खींचना है, और 2 लाइन खींच के प्रथम खंड, मध्य खंड और तृतीय खंड में इसको डिवाइड करना है। प्रथम खंड के अंदर लिखना है भाजक को, और इन मध्य खंड और जो तृतीय खंड है उसके अंदर लिखेंगे इस भाज्य को जिसके अंदर भाग देना है। तो इसको लिखने का तरीका क्या है
कि इसमें से चाहे आपके जो भाज्य के रूप में चाहे 2 डिजिट वाला मिले या 3 डिजिट वाला मिले, आपको हमेशा ध्वजांक के रूप में एक अंक ही रखना है ताकि आपके प्रश्न है वो इजीली हो जाए। यदि आप ध्वजांक के रूप में 2 डिजिट रखेंगे तो आपके नेगेटिव संख्या आएगी और थोड़ा लंबा हो जाएगा वो। तो यहाँ पे क्या करता हूं मैं, ध्वजांक के रूप में एक अंक रखता हूं, ध्वजांक हो गया 2, यानी यहां से इकाई अंक, पीछे से जो इकाई अंक है वो मैंने ले लिया 2, ये हो गया ध्वजांक। नीचे लिखूंगा मुख्यांक, मुख्यांक पीछे कितना बचा, जितने भी बचे, 1 डिजिट रहता है तो 1 डिजिट लिखना और 2 डिजिट रहता है तो 2 डिजिट, तो 1 और 1 मिलके कितने हो गया 11, ये रह गए। अब आपको क्या करना है, मध्यखंड और तृतीयखंड के अंदर कैसे लिखना, देखिए ध्वजांक के रूप में आपने 1 डिजिट रखा है तो हमेशा 1 डिजिट ही रखने का बोल रहा हूं मैं, तो आपको एक अंक यानी कि भाज्य का 1 डिजिट है, इकाई अंक, वो आपको हमेशा लिखना है पीछे तृतीय खंड के अंदर। तो यहां से 1 डिजिट यानी 2 है वो आ जाएगा तृतीय खंड के अंदर। बाकी जितने भी अंक बचते हैं पीछे, चाहे वो कितने भी डिजिट है, आपको मध्य खंड के अंदर लिखना है। तो मध्य खंड के अंदर यहां लिख लेते हैं अपन 4, 5 और 3, 4, 5 और 3, ये मैंने नीचे लिख लिए। तो ये लिखने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको नीचे खींचना है लाइन। यहां जो आपको मिलेगा वो भागफल मिलेगा और यहां जो प्राप्त होगा वो है शेषफल। अब प्रोसेस क्या है इसका, यहां मैं आपको संकेत के रूप में समझाता हूं ताकि अच्छे ढंग से आपकी क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप में आपको करना है, इस भाज्य के अंदर भाग देना शुरू करना। भाग किसका देना है, मुख्यांक का। तो मुख्यांक क्या है आपने 11, इस 11 का भाग देंगे। सबसे पहले देखते हैं कि 4 के अंदर भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। नहीं जा रहा है तो आपको 2 डिजिट शामिल करना है। तो 4 और 5 को ले लेंगे और बन जाएगा अपने 45। 45 के अंदर भाग देंगे किसका, 11 का। तो 11 का जब मैंने भाग दिया तो मेरे पास भागफल और मुझे मिल जाएगा शेषफल। तो देखिए भागफल है वो कितना होगा, 11 का जब टेबल बोलेंगे तो 11 चौके 44, यानी कितनी बार गया, 4 बार भाग गया, तो भागफल आ गया 4। और शेषफल कितना रहा, शेषफल 11 चौके 44, तो 44 आ गया, 45 में से 44 गया तो शेषफल कितना बचा, 1। अब भागफल जो प्राप्त हुआ उसको तो नीचे लिखना है, तो 4 आ गया तो ये लिखा मैंने 4 नीचे। ये जो शेषफल है 1, अब 1 का लिखना है। 1 लिखना है आपको इस भाज्य में से जितने अंक कवर कर दिए उनको छोड़ के नेक्स्ट डिजिट जो आता है उससे जस्ट पहले। तो देखिए मैंने 4 और 5 यानी 45 तो कवर कर दिया, 45 के अंदर भाग दे दिया है। नेक्स्ट अंक क्या बचा, 3, तो 3 से जस्ट पहले लिखना है 1। तो यहां से 3 से पहले लिखा जस्ट 1। अब आपको क्या करना है, नया भाज्य लिखना है, नया भाज्य। अब नया भाज्य कैसे हुआ, देखिए ये 1 और ये 3, इनको पास पास में लाए तो क्या बनेगा, 13। अर्थात जो नया भाज्य है वो आपके प्राप्त हो गया 13। अब इस नया भाज्य के अंदर सीधा सीधा आपको 11 का भाग नहीं देना है, आपको क्या करना पड़ेगा, संशोधित भाज्य निकालना पड़ेगा। तो संशोधित भाज्य लिखता हूं मैं यहां, संशोधित भाज्य। अब संशोधित भाज्य निकालने का क्या तरीका, देखिए नया भाज्य क्या मिला, 13। इस 13 में से घटाना पड़ेगा क्या, जो भागफल है, ये भागफल जो भी प्राप्त हुआ है वो और ध्वजांक जो भी संख्या है वो, इन दोनों का गुणा। तो 4 और 2 का गुणा करेंगे, 4 × 2, तो जो भी प्राप्त होगा वो हो जाएगा आपके संशोधित भाज्य। तो देखिए 13 में से आपको घटाना क्या है, 8, क्योंकि 4 × 2 क्या होता है, 8। तो 13 में से 8 गए तो क्या बचा आपने, 5, यानी आपके संशोधित भाज्य आ गया 5। अब आपको नेक्स्ट स्टेप शुरू करनी है 5। इस संशोधित भाज्य के अंदर 5 के अंदर आपको वापस भाग देना पड़ेगा किसका, मुख्यांक का। तो 5 के अंदर भाग देंगे 11 का, तो वापस वही, एक तो भागफल प्राप्त होगा आपको और एक प्राप्त होगा शेषफल। तो भागफल कितना आया, देखिए 11 का भाग देना 5 के अंदर, तो भाग नहीं जा रहा है, छोटी संख्या है तो भाग नहीं जा रहा है, तो इसका भागफल क्या आएगा, 0। शेषफल क्या प्राप्त हो जाएगा, शेषफल आ गया आपके वो की वो संख्या जिसके अंदर अपन भाग देंगे, तो शेषफल आ गया 5।
और हमेशा ध्यान रखना है ये वैदिक विधि अपन पढ़ रहे हैं, और वैदिक विधि के अंदर आपको पॉइंट वाली संख्या में भाग नहीं देना है। ऐसे नहीं कि आप पॉइंट लगा के 50 कर दो और 50 में भाग दोगे, नहीं। आपको यदि भाग नहीं जा रहा है तो भागफल सीधा लिखना 0 और शेषफल वही लिखना है जो संख्या दे रखी है, यानी जिसके अंदर आप भाग दे रहे हैं। यानी जैसे मान लो 4 हाथ होता और 4 के अंदर भाग देता मैं 11 का, तो भी भागफल मेरे 0 आता और शेषफल क्या बच जाता है 4। समझ गए। अब देखिए नेक्स्ट आपको वही नया भाज्य, सॉरी पहले लिख लेते हैं। देखिए भागफल क्या आ गया 0, तो यहाँ लिख लेते हैं पहले भागफल आ गया 0, और जो शेषफल है वो क्या आ गया 5। तो 5 है वो क्या लिखना है नेक्स्ट डिजिट से जस्ट पहले। तो देखिए 13 तो मैंने कवर कर दिया है, ये 13 और उसका संशोधित भाज्य 5 किया। नेक्स्ट डिजिट बचा है 2, तो 2 से जस्ट पहले मैं लिख लूंगा 5। जैसे अंक यहाँ खत्म हो जाते हैं तो आपको इस कॉलम के अंदर आना है और ऐसे कैसे प्रोसेस जारी रखना है। तो 5 और 2 ये आ गया आपके नया भाज्य, तो यहाँ लिख लेंगे नया भाज्य। नया भाज्य हो गया 5 और 2 मिलके 52। अब यहाँ पे कैसे मैंने नया भाज्य ज्ञात किया था 13, उसके बाद में निकाला मैंने संशोधित भाज्य। उसी प्रकार यहाँ पर भी वही संशोधित भाज्य। अब संशोधित भाज्य निकालने का तरीका वही है, 52 में से इस 52 में से घटाना क्या है भागफल इंटू ध्वजांक। तो भागफल क्या है नया भागफल, उसी को देखना। अब 4 को छोड़िए, अब नया भागफल क्या मिला था मुझे 0। इस 0 का गुणा करना है किससे 2 से, तो 0 इंटू 2 क्या हो जाएगा 0। तो 52 में से 0 गया था, क्या बचा। अब जो संशोधित भाज्य 52 आया है उसको एज इट इज नीचे लिखना है। ऐसे कैसे 52 नीचे लिख लूंगा, ये 52 नीचे आ गया। इस कॉलम के अंदर आके आपको भाग नहीं देना है, वापस आपको मुख्यांक का भाग देना बंद करना है और सीधा वही क्या हो जाएगा शेषफल। तो इस ढंग से आपके अंतिम जो उत्तर है वो क्या आ गया देखिए भागफल, तो आ गया आपके 40। 4 और 0 मिलके क्या हो गया 40, और जो शेषफल है वो क्या आ गया शेषफल आ गया 52। बस इस बात का ध्यान रखना है कि हमेशा भाजक से जो शेषफल है वो छोटा होना चाहिए। यदि बड़ा है तो अपन प्लस करके यहाँ और ऐड करेंगे, आगे प्रश्न ऐसे मिल जाएंगे जिससे आपके क्लियर हो जाएगा। तो इस ढंग से इस प्रश्नों को करना है। 13वां प्रश्न है 1234 के अंदर आपको भाग देना है 42 का। इससे पहले मैंने 12वां प्रश्न बताया था और वो आपने अच्छे ढंग से सीख लिया होगा। यदि उसके अंदर थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन रहा है तो इस सवाल के अंदर आपके वो दूर हो जाएगा। इसके अंदर ध्वजांक विधि के अंदर आपको लिखने का तरीका इस ढंग से रखना है, 2 लाइन खींचना है और 2 लाइन खींचने के पश्चात आपको ये प्रथम खंड है, ये मध्य खंड है और ये तृतीय खंड है। तो मैंने बोला था कि आपको जो भाजक दे रखा है यानी जिस संख्या का आपको भाग देना है उसमें से आपको एक ध्वजांक निर्धारित करना है और दूसरा है वो मुख्यांक निर्धारित करना है। तो ध्वजांक के रूप में मैंने बताया था कि आपको हमेशा एक डिजिट रखना है, यानी सबसे पहला जो इकाई अंक है वो आपके हो जाएगा ध्वजांक। तो मैंने यहाँ से देखी 4 और 2 था, उसमें से जो इकाई अंक है 2 उसको मैंने ध्वजांक के रूप में लिख दिया 2, सबसे पहले ऊपर लिख दिया। और नेक्स्ट जो डिजिट है 4 उसको मैंने नीचे लिख लिया मुख्यांक। यहाँ हमेशा आपको 2 डिजिट है तो 2 लिखना है, 1 डिजिट है तो 1, परंतु ध्वजांक के रूप में हमेशा 1 डिजिट ही रखना है। फिर देखिए जो भाज्य है यानी 1, 2, 3 और 4 इन चारों डिजिट को कैसे लिखना है। ध्वजांक के रूप में हमने 1 डिजिट है वो फिक्स कर दिया, तो आपको तृतीय खंड के अंदर हमेशा 1 डिजिट रखना है। किसका भाज्य का, यानी जिसके अंदर भाग दे रहे हैं उसमें से इकाई अंक पकड़ के आपको इस तृतीय खंड के अंदर रख लेना है। यानी 4 को मैंने यहाँ रख लिया, बाकी जितने भी डिजिट बचते हैं चाहे वो 2 है 3 है 4 है कितने भी डिजिट है वो आपको कंटिन्यू इस बीच वाले कॉलम के अंदर लिखने हैं। ठीक है, इस प्रश्न को इस ढंग से जमाने के बाद में अब प्रोसेस क्या है, सबसे पहली स्टेप में आपको करना क्या है, चलिए यहाँ एक लाइन खींच लेते हैं जहां पे अपने भागफल और शेषफल आएगा। यहाँ पे आएगा भागफल और यहाँ आएगा शेषफल। सबसे पहला काम इस मुख्यांक का भाग देना है इस भाज्य के अंदर। तो देखिए सबसे पहले 1 के अंदर भाग देने की कोशिश करें तो 1 के अंदर भाग जाता नहीं है, तो क्या करेंगे 1 और 2 जिस प्रकार से साधारण भाग में कैसे करते हैं उसी प्रकार से 2 डिजिट को शामिल कर लेंगे। तो 1 और 2 को शामिल किया तो क्या बन गया 12, यानी इस 12 के अंदर अपन को भाग देना है किसका 4 का। अब देखिए ध्वजांक विधि के अंदर यहाँ पे आपके 12 के अंदर 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी 3 बार पूरा पूरा भाग जा रहा है।
पूरा पूरा भाग दे देंगे तो भागफल आपके 3 और शेषफल क्या बच जाएगा 0। तो ऐसा काम आपको उनको नहीं करना है दवजांग विधि के अंदर, क्योंकि आगे आपके डिजिट है वो बच जाएंगे और ये सवाल है वो आपके पूर्ण नहीं होगा। इसलिए आपको करना क्या है, आपको पूरा पूरा भाग ना देके एक डिजिट है वो कम देना भाग। यानी देखिए कैसे, यहां मैं भागफल लिखता हूं तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 हो रहा है। तो आपको 4 दूनी 8 यानी 2 बारी भाग देना है। तो भागफल है वो क्या लिख रहा हूं मैं 2 और शेषफल क्या रह जाएगा, देखिए शेषफल 4 दूनी 8 यानी मैंने 2 बारी भाग दिया और ये 12 है तो 12 में से 8 लेस हो जाएंगे तो क्या बचेगा 4, यानी शेषफल है वो क्या रह जाएगा 4। अब इसको लिखना कैसे, देखिए भागफल है वो नीचे लिखना है ये 2, भागफल आ गया नीचे 2, शेषफल है वो आपको नेक्स्ट डिजिट से पहले लिखना है। तो यहाँ पे देखिए 12 को मैंने पूरा पूरा कवर कर लिया, यानी 12 के अंदर तो भाग ही दिया 4 का। नेक्स्ट डिजिट कौन सा बचा 3, तो 3 से जस्ट पहले लिखना है इस 4 को, तो मैं 3 से जस्ट पहले लिख लूंगा 4। यहाँ जो भी अंक आप लिखते हैं थोड़ा थोड़ा गैप रखना है ताकि इजीली आप नीचे लिख सके, ताकि नया भाज्य बनाने में आपके आसानी हो। अब देखिए यहाँ पे आ गया आपके नया भाज्य। अब नया भाज्य कैसे बनेगा, ये जो 4 लिखा शेषफल वो और नेक्स्ट भाज्य का डिजिट, तो 4 और 3 मिलके क्या हो गया 43। अब इस नए भाज्य के अंदर सीधा सीधा 4 का भाग ना देके क्या करेंगे, संशोधित भाज्य निकालेंगे। तो यहां मैं लिख रहा हूं संशोधित भाज्य, संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य कैसे निकालेंगे, देखिए 43 जो नया भाज्य है उसमें से घटाना पड़ेगा आपको भागफल इंटू दवजांग। भागफल क्या था 2 और दवजांग के रूप में कितना है 2, तो 2 इंटू 2 यहां लिख लेता हूं मैं 2 मल्टीप्लाई 2, तो आ जाएगा आपके देखिए 43 लेस देन 4, क्योंकि 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, यानी 43 में से 4 को घटाना तो क्या आएगा 39। अब इस 39 के अंदर अपन भाग देंगे किसका, मुख्यांक 4 का। तो वापस मैं प्रोसेस शुरू कर रहा हूं। नेक्स्ट स्टेप के अंदर 39 के अंदर भाग देते हैं अपन 4 का। 4 का भाग दे रहे हैं तो 4 का टेबल बोलेंगे, तो 4 9 कितना होता है 36, 4 10 से क्या हो जाएगा 40, तो ज्यादा हो रहा है या अपन देंगे 9 बार, यानी कि भागफल आ जाएगा आपके कितना 9, 4 9 36, शेषफल रह जाएगा आपके 39, यानी 39 में से 36 गए तो क्या बचा आपने 3, तो शेषफल रह जाएगा 3। तो भागफल कहाँ लिखना है, नीचे वाले कॉलम के अंदर, तो भागफल ये 9 है, ये मैं लिख लूंगा यहाँ पे 9, और जो शेषफल है वो नेक्स्ट डिजिट से पहले लिखना है इस भाज्य में। तो यहाँ पे देखिए डिजिट है वो पूरे हो गए, 1 2 3 खत्म हो गए, तो यहाँ पे 4 से पहले इसको लिखूंगा 3 को, तो 4 से जस्ट पहले लिखा मैंने 3, और वापस वही यहाँ पे कैसे निकाला था नया भाज्य, उसी प्रकार से लिखना है नया भाज्य। नया भाज्य कैसे आ जाएगा, 3 और 4 मिलके कितने हो गए 34, पास पास में लिखना है बस। अब आपको वापस वही संशोधित भाज्य निकालना है, संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य निकालने का तरीका यहाँ पे क्या किया था, देखिए नए भाज्य में से मैंने क्या किया था भागफल इंटू दवजांग, तो वो काम करना है। नया भाज्य क्या है 34, उसमें से घटाना है आपको भागफल इंटू दवजांग। भागफल कितना नया प्राप्त हुआ है अपन को 9, इस 9 इंटू 2, 9 का गुणा किससे करना है 2 से। यहाँ पे कैसे किया था मैंने 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, उसी प्रकार यहाँ करना है 9 इंटू 2, तो आ जाएगा देखिए 34 में से घटाना 18, क्योंकि 9 इंटू 2 कितने होते हैं 18, तो 34 में से 18 गए तो क्या बचा 16, और जो शेषफल आया उसको नीचे लिख लेंगे यहाँ 16। अब यहाँ भाग जाना खत्म करना था, मैंने कल भी बताया था आपको कि भाग सिर्फ यहाँ तक देना है। जैसे ही तथ्य खंड के अंदर पहुंचते आपको सिर्फ संशोधित भाज्य निकालना, और संशोधित भाज्य जो भी आता है वो आपको नीचे लिखना, वही आपकी क्या हो जाएगा शेषफल, यानी उत्तर आपके आ गया है। देखिए मैं यहाँ लिख के आपको बता देता हूँ कि जो भागफल है वो तो आपको प्राप्त हुआ 29, और जो शेषफल है वो आपके आ गया 16। ये आपके आंसर है। हमेशा ध्यान रखना है ये जब निकले तब आपको एक बार जरूर देखना है कि ये
जो शेषफल निकला है वो इस 42 से छोटा है या नहीं, यानी भाजक से हमेशा शेषफल है वो छोटा आना चाहिए। यदि नहीं आ रहा है तो एक बार और भाग देंगे +1 करके। तो ये आपके अंतिम आंसर है। अब कीजिए, इसके अंदर दे रखा है 98765 डिवाइडेड बाय 87। इसके अंदर आपको ध्रुवजांक विधि से किस ढंग से भाग देंगे, ये भाज्य है और ये है भाजक। तो आपको लिखने का तरीका मैंने बता दिया था, आपको 2 लाइन खींचना है और 2 लाइन खींचने के पश्चात आपको भाज्य को इस ढंग से लिखना है कि जितने अंक आपने ध्रुवजांक के रूप में रखे हैं उतने अंक आपको तृतीय खंड के अंदर रखना है, किसके, भाज्य के। बाकी अंक क्या करना है, मध्य खंड के अंदर रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 87 है जो भाजक है, उसको मैं लिख लेता हूँ। सबसे पहले 8 तो लिखूंगा यहाँ पे, इसका जो पहला इकाई अंक है 7, उसको क्या रखूंगा, ध्रुवजांक के रूप में, यानी कि 7 है वो ऊपर रह जाएगा। ध्वज की भांति ऊपर रखना है ध्रुवजांक, तो ये है ध्रुवजांक। और 8 है, इसको कहा जाएगा मुख्यांक। आपने यदि 12वां और 13वां प्रश्न नहीं देखा है तो उसका वीडियो जरूर देखना, ताकि इजीली समझ में आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा स्पीडली करवाऊंगा। अब देखिए यहाँ 8 और 7 का भाग देना है, तो यहाँ पे ध्रुवजांक के रूप में मैंने 7 को निर्धारित कर दिया, यानी एक अंक है वो ध्रुवजांक के रूप में रखा है। तो आपको इस भाज्य का एक डिजिट, यानी पहला इकाई अंक है वो इसके अंदर रखना है। तो मैं 5 को यहाँ रख लेता हूँ, बाकी जितने भी डिजिट है वो यहाँ पे लिखना है। तो कंटिन्यू आपको लिखना है 9, 8, 7 और 6। यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा गैप रख के फिर अंकों को उतारना है। अब लाइन खींच लेते हैं, यहाँ आ जाएगा आपके भागफल और यहाँ आ जाएगा शेषफल। तो शुरुआत करते हैं भाग देना। सबसे पहली स्टेप के अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे भाज्य से एक डिजिट है 9 के अंदर इजीली मुख्यांक यानी 8 का भाग जा रहा है, तो मैं दे दूंगा। तो यहाँ लिखा 9 के अंदर भाग देना किसका, 8 का। तो अपने पास आ गया भागफल। अब 8 1 जा 8, एक बार चला जाएगा भाग, तो भागफल आ गया 1 और शेषफल भी क्या आ जाएगा, शेषफल भी आ जाएगा 1, क्योंकि 9 में से 8 जाएंगे तो क्या बचेगा, 1। तो भागफल जो आया 1 उसको तो लिखेंगे यहाँ नीचे लिखना है, और जो शेषफल है उसको उतारना आपको इस भाज्य के नेक्स्ट डिजिट से जस्ट पहले, यानी 9 के अंदर मैंने भाग दे दिया 8 का, तो आपको 8 से जस्ट पहले उतारना किसको, शेषफल को। तो यहाँ 8 से पहले ले लूंगा मैं 1। अब जैसे ही 1 उतारा आपके पास एक नया भाज्य बन के तैयार हो गया, नया भाज्य। अब नया भाज्य कैसे होगा, देखिए 1 और 8 इसको जो पास पास में रखेंगे तो ये बन जाएगा 18। तो आपको 18 के अंदर सीधा सीधा भाग ना देके आपको क्या करना पड़ेगा, संशोधित भाज्य निकालना पड़ेगा। तो यहाँ मैं निकालता हूं संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य निकालने का तरीका आपको पता चल गया होगा। क्या करना है, ये जो नया भाज्य 18, इस 18 में से लेस करना है किसको, ये भागफल मल्टीप्लाई ध्रुवजांक, यानी कि 1 का गुणा 7 से करके 18 में से घटाना है। तो 1 मल्टीप्लाई 7, तो क्या आ जाएगा, देखिए 18 में से 7 गए, 1 इंटू 7 क्या होगा 7, तो 18 में से 7 गए तो क्या बचा आपने 11। अब इस संशोधित भाज्य जो 11 है इसके अंदर अपन भाग देंगे वापस किसका, मुख्यांक का। तो यहाँ नेक्स्ट स्टेप की शुरुआत करते हैं। 11 ले लिया मैंने, इस 11 के अंदर मैं भाग दे दूंगा किसका, मुख्यांक का। भाग देने के लिए हमेशा इसका प्रयोग होगा, और घटाने के लिए किसका होगा, ध्रुवजांक का। ये आपको याद रखना है। तो 11 में भाग दे देते किसका, 8 का। तो वापस अपने पास आ जाएगा, एक तो भागफल आएगा और एक आ जाएगा शेषफल। तो भागफल 8 का भाग 11 में कितनी बार गया, एक बार, 8 एकम 8, तो भागफल आ गया 1। और जो शेषफल है कितना रह जाएगा, 8 एकम 8, यानी कि 11 में से 8 को घटाना है तो क्या बचेगा 3, शेषफल रह गया 3। तो भागफल को मैं लिख लेता हूं यहाँ, और शेषफल का लिखना है नेक्स्ट डिजिट से जस्ट पहले, यानी शेषफल है 3, इसको मैं नेक्स्ट डिजिट से जस्ट पहले लिखूंगा, यानी 8 तक कवर हो गया है, 7 से पहले उतारना, यानी आ जाएगा यहाँ 3। तो वापस अपने पास आ गया नया भाज्य। नया भाज्य क्या हो गया, देखिए 3 और 7 को पास पास में लिखेंगे, 3 और ये 7 मिलके कितना हो गया 37। वापस
यहाँ कैसे निकाला था संशोधित भाज्य, उसी प्रकार से निकाल देते हैं संशोधित भाज्य। तो संशोधित भाज्य क्या हो गया 37 में से घटाना पड़ेगा आपको भागफल इंटू दौजांक। भागफल क्या आया 1 और ये दौजांक कितना है 7, तो वापस वही 1 इंटू 7। 37 में से 7 गए, देखिए 1 इंटू 7 क्या होगा 7, तो 37 में से 7 गए क्या बचा 30। अब आपको वापस 30 के अंदर भाग देना पड़ेगा। देखिए यहाँ 3 स्टेप अप्लाई करना पड़ेगा। 30 के अंदर मैं भाग देता हूँ किसका 8 का। संशोधित भाज्य जैसे आ जाता है आपको भाग देना पड़ेगा। आगे के जो सवाल थे उसके अंदर तीसरे स्टेप में सीधा यहाँ पहुंच गए थे और यहाँ अपन भाग नहीं देते हैं। इसके अंदर सीधा संशोधित भाज्य आ जाएगा और वही हो जाएगा शेषफल, परंतु यहाँ पे भाज्य के अंदर डिजिट ज्यादा है इसलिए आपके भाग और चल रहा है। इस कॉलम के अंदर भाग देना है तो 30 के अंदर भाग देंगे वापस किसका 8 का। तो भाग कितनी बार गया देखिए 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 8 चौके कितना हो जाता है 32, तो ये तो ज्यादा हो जाएगा 3 बार देना पड़ेगा। तो भागफल आ जाएगा 3 और जो शेषफल है वो आ जाएगा 8 तिया 24, यानी कि 30 में से 24 को घटाना है तो क्या आ जाएगा शेषफल 6। तो भागफल को तो लिखूंगा मैं यहाँ नीचे, शेषफल को लिखना मुझे जस्ट डिजिट से पहले, यानी 7 तक कवर हो गया आपने, तो 6 को उतारूंगा मैं 6 से पहले, तो यहाँ आ जाएगा 6। तो वापस वही नया भाज्य, नया भाज्य हो गया देखिए 6 और 6 मिलके क्या हो गया 66। वापस आपको संशोधित भाज्य निकालना पड़ेगा, संशोधित भाज्य। अब संशोधित भाज्य के लिए 66 में से घटाना है आपको, क्या करना है भागफल इंटू दौजांक, यानी 3 का गुना 7 से करना है, तो 3 इंटू 7। तो यहाँ पे देखिए 66 में से 3 इंटू 7 कितना होगा 21, 7 के 21, तो 21 लेस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ आ जाएगा 45 हो जाएगा। अब इस 45 के अंदर वापस आपको क्या करना पड़ेगा भाग देना पड़ेगा किसका मुख्यांक। तो वापस क्या करेंगे संशोधित भाज्य के अंदर भाग दे देंगे किसका मुख्यांक 8 का। तो यहाँ चौथी स्टेप भी अप्लाई करना पड़ेगा, ले लेता हूं मैं 45, इसके अंदर भाग देते हैं मुख्यांक का 8 का। तो आपके पास वापस आ जाएगा भागफल और शेषफल। भागफल आ गया देखिए 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32 और 8 पंजे 40, यानी टोटल भाग चला जाएगा कितनी बार 5 बार। तो भागफल आ गया 5 और शेषफल आ जाएगा आपके 8 पंजे 40 हो गया, तो 45 में से 40 लेस हो जाएगा, क्या आ जाएगा शेषफल 5। तो भागफल तो लिख लेता हूं मैं नीचे, ये आ गया भागफल मेरे पास 5 और शेषफल है वो नेक्स्ट डिजिट से पहले लिखना है। तो यहाँ 6 तक हो गया पूरा आपने, तो इस कॉलम के अंदर जाना पड़ेगा अपन को, तो 5 लिख लेता हूँ 5 से पहले। तो वापस वही नया भाज्य निकल के आ जाएगा, नया भाज्य। नया भाज्य कितना हो गया 5 और 5 मिलके 55, और 55 से अपन क्या करेंगे संशोधित भाज्य निकालेंगे। तो संशोधित भाज्य, संशोधित भाज्य, और संशोधित भाज्य 55 में से घटाना है आपको भागफल इंटू दौजांक, यानी भागफल 5 है और इसका गुणा करेंगे किससे दौजांक 7 से। तो 55 में से देखिए 5 का गुणा 7 से करेंगे तो क्या आएगा 35, तो 55 में से 35 गए तो क्या बचा अपने 20। और मैंने आपको बताया था कि इस कॉलम में वापस आपको भाग नहीं देना। जैसे देखिए यहाँ पे नया भाज्य निकाला था और फिर अपन ने संशोधित भाज्य निकाला, और संशोधित भाज्य निकाल के फिर वापस मैंने भाग दिया किसका 8 का, परंतु इस कॉलम के अंदर अपन अब पहुंच गए, तो इस कॉलम के अंदर भाग देना बंद करना, भाग नहीं देना है, सीधा संशोधित भाज्य जो भी आता है वो आपको एज इट इज नीचे उतारना है यहाँ। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ 20, और यही आपके क्या हो जाएगा शेषफल। बस शर्त है इस भाजक से ये छोटा होना चाहिए। तो भाजक क्या है 87, आपके शेषफल आ रहा है 20 यानी 20, तो छोटा है, बस आपके सवाल है वो राइट है। तो आपके उत्तर के रूप में आ जाएगा भागफल। भागफल तो आ गया 1135, 1135 भागफल है, और जो शेषफल है वो है 20 यानी 20। तो ये आपके आंसर।
ये तो अंतिम प्रश्न कर लेते हैं ध्रुजांक विधि से संबंधित। आपको संख्या दे रखी है 21,01,532, इसके अंदर भाग देना है 879 का। तो वही तरीका जो आगे अपन ने सीखा है। सबसे पहला काम आपको कॉलम बनाने हैं, 2 लाइन खींच के, ये 2 लाइन खींच ली। आपको यहाँ पे मुख्यांक और ध्रुजांक निर्धारित करना है। तो सबसे पहले भाजक का जो इकाई अंक है वो क्या हो जाएगा, ध्रुजांक। तो यहाँ पे इकाई अंक क्या है, 9, तो यहाँ आ जाएगा 9। ये तो हो गया ध्रुजांक। मुख्यांक जो पीछे 1 डिजिट है तो 1 और 2 डिजिट है तो 2, तो 8, 7 ये रह जाएगा आपके मुख्यांक। अब आपको चूंकि आपने ध्रुजांक के रूप में 1 डिजिट रखा है, इसलिए आपको भाज्य का 1 डिजिट है वो अंतिम बॉक्स के अंदर रखना है, यानी कि तृतीय खंड के अंदर। तो यहाँ पे इस भाज्य का 2 है वो आ जाएगा इसके अंदर, और बाकी सभी को क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। यही नियम है इसका। तो सबको थोड़ा थोड़ा दूर दूर लिखेंगे। 2, 1, 0, 1, 5 और 3, ये सभी डिजिट आ गए। 2, 1, 0, 1, 5 और 3। ठीक है। अब यहाँ पे खींचते नीचे लाइन, यहाँ आ जाएगा आपके भागफल, यहाँ आ जाएगा शेषफल। सबसे पहले प्रोसेस शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेप के अंदर मैं यहाँ पे भाग दूंगा, भाज्य के अंदर अपन को भाग देना किसका, मुख्यांक का, यानी 87 का भाग देना है। तो यहाँ पे 2 के अंदर तो भाग जाता नहीं है, तो 1 को शामिल करेंगे, यानी 21 हो गया। अब 21 भी छोटी संख्या, भाग नहीं जा रहा, तो क्या करेंगे, 3 डिजिट शामिल करेंगे, यानी कि 210 मिलके कितने हो गए, 210। तो 210 के अंदर भाग देना पड़ेगा किसका, 87 का। जैसे भाग देंगे 87 का तो आ जाएगा अपने 174, 2 बार भाग जाएगा भागफल। तो भागफल आ गया अपने 2, और शेषफल क्या रह जाएगा, शेषफल 210 में से 174 गए तो क्या बचे अपने 36, तो यहाँ आ जाएगा शेषफल 36। तो यहाँ लिख लेता हूं मैं, भागफल तो 2 नीचे आ गया, और 36 शेषफल है वो कहाँ लिखना है, नेक्स्ट डिजिट से पहले। देखिए 210 तो मैंने पूरा कवर कर दिया, भाग दे दिया 87 का। आपको 1 से पहले लिखना है 36, तो यहाँ लिख लूंगा मैं 3 और 6। जैसे आपने 3, 6 लिखे, आपके पास नया भाज्य मिल गया, नया भाज्य। नया भाज्य कितना हुआ, 3, 6 और ये 1 शामिल हो जाएगा, 3, 6 और 1। अब आपको नए भाज्य के अंदर सीधा भाग नहीं देना है, क्या करना पड़ेगा, संशोधित भाज्य निकालना है। तो संशोधित भाज्य मैं सीधा शॉर्ट में लिखता हूँ थोड़ा, संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य क्या हो गया, 361 लेस देन आपको करना पड़ेगा भागफल इंटू ध्रुजांक, यानी 2 का गुणा 9 से करना है। तो 2 इंटू 9, यानी कि आपको 361 में से 18 घटाने, 2 इंटू 9 कितने हो जाएंगे 18। तो 361 में से 18 गए तो क्या आ गया आपके 343, 3, 4 और 3। अब आपको 3, 4, 3 के अंदर भाग देना किसका, 87 का, यानी वापस मुख्यांक का भाग देंगे 3, 4, 3 के अंदर। तो सेकंड स्टेप फॉलो करते हैं, 3, 4, 3, यानी 343 के अंदर भाग देना किसका, 87। तो आपके भागफल और शेषफल क्या आ जाएगा, देखिए भागफल, तो भागफल कितना आएगा, 87 का भाग 343 के अंदर 3 बार चला जाएगा पूरा पूरा, तो आ जाएगा भागफल 3, और जो शेषफल है वो आ जाएगा आपके 82। जो भागफल 3 है वो लिख लेते हैं यहाँ नीचे, और जो शेषफल आया 82 ये लिख लेते 5 से पहले, क्योंकि 361 है कवर हो गया, 5 से पहले लिखना पड़ेगा, तो 82। तो नया भाज्य क्या आ गया, नया भाज्य, नया भाज्य क्या आया, देखा 8, 2 और ये ऊपर वाला 5, तो इस ढंग से आ जाएगा 825। और नए भाज्य से अपन को निकालना पड़ेगा संशोधित भाज्य, तो यहाँ संशोधित भाज्य। अब संशोधित भाज्य निकालेंगे, 825 में से घटाना पड़ेगा क्या, 3 इंटू 9, 3 इंटू 9। 825 में से अपने चला गया कितना, 27, 3 एकम 3, 3 9 कितनी बार हो जाएगा 27, तो आ जाएगा आपके 798। तो 825 में से 27 गया तो 798 आ गए। अब इस 798 के अंदर मैं भाग दूंगा किसका, 87 का, तो 798 इसके अंदर भाग चला जाएगा किसका, 87 का। तो आपके भागफल क्या आएगा,
भागफल, भागफल आ गया आपके 9 और शेषफल आ जाएगा आपके, देखिए यहाँ पे सीधा 10 बार देंगे तो 870 हो जाएगा, जो ज्यादा हो रहा है। तो 798 भाग कितनी बार देना पड़ेगा, 9 बार ही देना पड़ेगा। और शेषफल आपके जो रह जाएगा वो रह जाएगा 15। तो भागफल है वो नीचे लिख लेता हूं मैं 9, और जो शेषफल है वो लिख लेते हैं 3 से पहले, क्योंकि ये लास्ट डिजिट बचा है अपने 15। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, थोड़ा दूर दूर लिखना और ताकि सही दिखने में लगेगा। अब शेषफल 15 आ गया, यानी कि नया भाज्य आ गया आपके, नया भाज्य 1, 5 और ये ऊपर वाला 3, 1, 5 और 3। अब देखिए इस सवाल को थोड़ा लंबा है इसलिए समझने में कठिनाई हो सकती है। यदि आपने पूर्व वाले वो सवाल नहीं देखे तब तो ये समझ में आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आपको इससे संबंधित जो वीडियो मैंने पहले बनाया है वो आपको देखना जरूरी होगा। इसके अंदर थोड़ा स्पीड से भी मैं कर रहा हूँ। तो चलिए संशोधित भाज्य निकालते हैं। संशोधित भाज्य, अब संशोधित भाज्य 153 यानी 153 में से आपको घटाना पड़ेगा क्या, 9 इंटू 9, 9 इंटू 9। तो 9 इंटू 9 कितने हो गए 81, यानी 153 में से 81 चले जाएंगे तो क्या आएगा 72। इस 72 के अंदर भाग दे देंगे किसका, वापस 87 का। तो 72 डिवाइडेड बाय 87। तो आपके भागफल क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ वापस छोटी संख्या आ गई भाज्य के रूप में। 72 के अंदर भाग देना 87 का, जो कि पहले सवाल के अंदर अपने कंडीशन बनी थी। तो हमेशा ध्यान रखना है जब छोटी संख्या के अंदर बड़ी संख्या का भाग देना है तो आपके भाग नहीं जाता है, तो भागफल है वो क्या आ जाएगा 0। वैसे अपन साधारण भाग देते हैं तो क्या करते हैं, पॉइंट लगा के भाग देते हैं, परंतु यहाँ आपको ध्वजांग विधि के अंदर ऐसा काम नहीं करना है। नहीं जा रहा है भाग तो भागफल लिख लो 0 और शेषफल वही लिखना है जो आपके भाज्य के रूप में संख्या है, यानी क्या है 72। तो शेषफल वो का वो लिखना है 72। तो यहाँ पे मैं भागफल नीचे लिख लेता हूँ 0 और जो शेषफल है वो नेक्स्ट डिजिट से पहले लिखना है। तो 72 यहाँ आ जाएगा 2 से पहले 7 और 2, क्योंकि यहाँ सब समाप्त हो गए तो नेक्स्ट कॉलम के अंदर जाना। तो नया भाज्य क्या हो जाएगा, यहाँ पे नया भाज्य, नया भाज्य क्या बना, देखिए 72 और ये ऊपर वाला 2 ऐसे मिलके हो जाएंगे 722। अब मैंने बताया आपको कि तरतीब कॉलम के अंदर पहुंचने के बाद में आपको भाग तो देना नहीं है, सीधा संशोधित भाज्य निकालना और वही आपको नीचे लिखना है और वही हो जाएगा आपके शेषफल। तो यहाँ नया भाज्य आ गया 722, मैं लिख लेता हूँ संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य क्या हो जाएगा, देखिए 722 माइनस करना है ये जो भागफल है 0 इंटू ध्वजांक, तो 0 इंटू 9 तो क्या आ जाएगा 0 इंटू 9, 0 का गुणा 9 से करेंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा, इसलिए 722 के 722 ऐसे कैसे रह जाएंगे वो आपको नीचे लिखना है 722। तो इस ढंग से आपके उत्तर आ गया, भागफल तो आ गया 2390 और शेषफल आ गया 722, जो कि देखिए भाजक से छोटा है अर्थात ये सही है। तो इस ढंग से आपके उत्तर आ गया भागफल, भागफल आ गया 2390 और जो शेषफल है वो आ गया 722। तो ये आपके आंसर। चलिए तो भाग की जो अंतिम विधि है उसके बारे में अध्ययन करते हैं आज। कौन सी विधि है, सूत्र परावर्तित आधारित विधि से भाग दीजिए। आपके 16 प्रश्न दे रखा है, 1154 के अंदर भाग देना 103 का। इससे पहले अपन ने 2 विधियां पढ़ ली है, एक तो निखिलम विधि से भाग और एक ध्वजांग विधि से भाग। तो ये जो सूत्र परावर्तित विधि है ये बिल्कुल निखिलम विधि की जैसी है, सिर्फ ध्वजांग विधि जरूर आपको थोड़ी चेंज मिल रही है और उसके अंदर थोड़ा आपको ध्यान भी देना पड़ता है क्योंकि संशोधित भाज्य वगैरह निकालना पड़ता है। परंतु ये जो 2 विधियां, एक तो निखिलम विधि और सूत्र परावर्तित आधारित विधि, ये दोनों बिल्कुल इजी है, इसके अंदर बिल्कुल दिमाग लगाने का काम ही नहीं है। थोड़ा बहुत भी आप ध्यान दे दोगे तो आपके पूरा प्रश्न है वो परफेक्ट हो जाएगा। इस साल जो 2020 का एग्जाम हुआ था बोर्ड का, उसमें इसी विधि पर आधारित एक प्रश्न आया था, सूत्र परावर्तित आधारित विधि पर। तो वो अधिकतर जो मैंने कॉपी चेक की है बोर्ड की, तो उसके अंदर अधिकतर छात्रों ने इस प्रश्न को सही किया था। तो देखिए कैसे ये बहुत ही सरल विधि है। इसके अंदर क्या है, आपको 1154 के अंदर भाग देना है 103 का। तो इसके अंदर भी आपको ध्वजांग विधि और निखिलम विधि में कैसे करते हैं, आपको 2 लाइन खींचना है
और आपको 3 खंड बनाने हैं। तो यहाँ मैं 2 लाइन खींच के 3 खंड बना लेता हूं। ये तो है प्रथम खंड, ये आपके हो गया मध्य खंड, और ये हो जाएगा तृतीय खंड। तीनों खंड हो गए। अब इन खंड के अंदर आपको सभी संख्याओं को लिखना है। तो सबसे पहला काम अपन क्या करते हैं, प्रथम खंड के अंदर भाजक को लिख लेते हैं, जो कि भाजक अपन प्रथम खंड में लिखते हैं सब में। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना है भाजक, नाम लिख के ही बता देता हूँ आपको। तो भाजक, उसके बाद में आपको लिखना पड़ेगा विचलन, जो कि अपन निकलन विधि में भी लिखते हैं विचलन। और उसके बाद में आपको लिखना है परावर्तित अंक, क्योंकि यहाँ आपके जो विधि है वो क्या है, सूत्र परावर्ती आधारित विधि। तो यहाँ याद रखना है परावर्तित अंक आपको लिखना पड़ेगा, परावर्तित अंक। और फिर आपको लाइन खींचना है, यहाँ आ जाएगा आपके भागफल, यहाँ आ जाएगा शेषफल। तो भाजक है वो क्या है, 103 है, लिख लो, चलिए 103 लिख लिया। विचलन, विचलन आपने निकालना सीख लिया होगा। सिर्फ आपको देखना है कि 100 के या तो नीचे होगा या 100 से ऊपर होगा, यानी 100 से छोटी संख्या या तो मिलेगी या फिर बड़ी संख्या मिलेगी। तो 100 है, यानी कि आपके आधार क्या हो गया, 100। अब देखिए यहाँ भाजक है वो क्या है, 103 है, तो इसका आधार क्या हुआ, 100। अब आधार 100 है, इसके सापेक्ष आपके भाजक है वो क्या है, 103, यानी कि इसका जो विचलन है वो क्या हो गया, विचलन, यानी 100 से ऊपर है तो इसका जो विचलन होगा वो 3 होगा। परंतु आपके आधार में क्या है, 2 शून्य है, इसलिए आपको 0 और 3 लिखना है, ये हमेशा ध्यान रखना है। जैसे मान लो आपके 105 होता तो मैं लिखता 0 और 5, 104 होता तो 0 और 4, बस इतना ध्यान रखना है आपको कि डबल डिजिट के अंदर ही आपको विचलन है वो लिखना है। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ 0 और 3। यहाँ तक अपन क्या कर रहे थे, निकलन विधि में भी कर रहे थे। अब परावर्तित अंक में करना क्या है, जो विचलन आया है उसको उल्टा करना है, यानी कि जो प्लस वाली संख्या आई है विचलन के अंदर उसको माइनस में चेंज करना है। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, देखिए 0 के आगे तो कोई प्लस माइनस लिखना भी नहीं है आपको, 3 के आगे माइनस लिख ले, यानी कि सिंबल है वो चेंज करना है। जैसे यहाँ पे 23 होता तो मैं -2 और -3 लिखता, परंतु 0 है इसलिए 0 के आगे ना तो प्लस होता है ना ही माइनस होता है, तो 3 के आगे मैंने लिख दिया -3। अब आपको क्या करना है, तृतीय खंड के अंदर इन अंकों को लिखना है। तो तृतीय खंड में लिखने का तरीका यहाँ पे क्या है, आपके आधार के अंदर जितने शून्य हैं उतने अंक है वो भाज्य के तृतीय खंड के अंदर लिखे जाते हैं, ये इसका रूल है। तो यहाँ पे आधार के अंदर क्या है, 2 शून्य है, 1 और 2, तो 2 शून्य है, तो यहाँ से भाज्य के पीछे से 2 डिजिट 4 और 5, ये 2 डिजिट है वो क्या आ जाएंगे, तृतीय खंड के अंदर आ जाएंगे। तो ऐसे कैसे लिख लेता हूं मैं, 5 और 4, यहाँ पर भी दूर दूर लिखना है। बाकी जितने भी पीछे बचते हैं वो आपको मध्य खंड में लिखना है। तो 1 और 1 बचा, ऐसे कैसे लिख लेता हूँ, 1 और 1 दूर दूर लिखना है। ध्वजांक में कैसे करते थे, ध्वजांक के रूप में जितने अंक होते थे वो अपन क्या करते थे, तृतीय खंड में लिखते थे, परंतु यहाँ करना आपको आधार में जितने 0 है उतने ही अंक लिखने हैं तृतीय खंड में। अब यहाँ पे इसका प्रोसेस है वो शुरू होता है। सबसे पहले देखिए क्या करना है, यहाँ पे आपको संकेत लिखने का काम ही नहीं, इजीली समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं करना। देखिए सबसे पहले जो ये अंक है पहला इसको पकड़ के ऐसे के ऐसे नीचे लिखना है, कुछ दिमाग नहीं लगाना, जो भी अंक है वो नीचे लिख लो बस। ये ऐसा कैसा लिख लिया, 1 था तो 1 लिख लिया, 5 होता तो 5 लिखता। अब आपको क्या करना है, इस 1 का यानी जो भी नीचे अंक आता है उसका गुणा इन परावर्तित अंक से करके यहाँ पे कंटिन्यू लिखना है। तो 1 का गुणा सबसे पहले 0 से कर दो, तो 0 आया और 0 में 1 के नीचे लिख लूंगा, क्योंकि इस अंक को तो मैंने नीचे लिख लिया ऐसा का ऐसा, यहाँ से आपको लिखना शुरू करना है। तो 1 का गुणा 0 से किया, 0 आया, फिर 1 का गुणा -3 से कर दो, तो यहाँ आया -3। यहाँ पूरे अंक हो जाते हैं। तो नेक्स्ट तृतीय खंड के अंदर आपको जाना है। फिर वापस देखिए पूरा हो गया गुणा और संख्या पूरी हो गई। अब वापस आपको जोड़ना है, 1 और यहाँ जो नीचे अंक आते हैं वो उनको जोड़ना है। तो यहाँ 1 और 0 आया तो क्या आ गया, 1, यानी 1 और 0 जोड़ा तो क्या आ गया, 1। और वापस प्रोसेस स्टार्ट होगा। देखिए इस अंक को नहीं जोड़ना है आपको, सिर्फ एक ही स्टेप है, जो पहली है उसको जोड़ना है। तो
वापस जो भी अंक आया उसका गुणा इस परावर्तित अंक से करके वापस इनके नीचे लिखेंगे। तो 1 का गुणा यहाँ से 0 से करेंगे और -3 से करेंगे, तो वो कब आएगा 0 और -3। तो 1 का गुणा 0 से क्या है 0 आएगा, वो लिखेंगे यहाँ पे। हमेशा ध्यान रखना है जहां तक आप पहुंच गए वहां से शुरू करना है, यानी लास्ट डिजिट यहाँ तक आ गया तो यहाँ से वापस शुरुआत करेंगे लिखना। तो 1 का गुणा 0 से क्या है 0 आ गया, 1 का गुणा -3 से करो तो क्या आएगा -3, तो नेक्स्ट डिजिट के नीचे आ जाएगा -3। जैसे ही आपके लास्ट अंक के नीचे अंक आ जाता है, आपके जो विभाजन प्रक्रिया है वो समाप्त हो गई। अब नीचे आप पे शेष फल है वो आ गया। देखिए कैसे, 4 और 3 को जोड़ना है, यानी -3 को जोड़ना है। अब चूंकि ये 3 है वो माइनस वाला है तो घट जाएगा, तो 4 में से 3 है वो घट गया तो क्या आ गया 1। 4 में से 3 गया, क्या बचा 1। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए 5 -3 और 0 इन तीनों को जोड़ना है, तो जोड़ेंगे तो घट जाएगा 3, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है माइनस के रूप में 3 है। तो 5 में से 3 गया तो क्या बचा 2। तो इस ढंग से आपके 1 1 2 और 1, यानी ये तो है भागफल, आपके जो भागफल है वो तो आ गया 11 और जो शेषफल है वो आ गया 21। ये आपके आंसर। चलिए तो 17वां प्रश्न करते हैं। सूत्र परावर्त्य आधारित विधि से भाग अपन पढ़ रहे हैं, बहुत ही सिंपल विधि है। इसके अंदर 17वां प्रश्न दे रखा है 1358 के अंदर भाग देना 113 का। यहाँ पर भी आपके भाजक जिसका आधार है वो 100 ही है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस टाइप का कॉलम बनाना है। वहां पे आपको प्रथम खंड लिखना है, बीच में मध्य खंड और तृतीय खंड में तृतीय खंड लिख लो। आप मध्य खंड की जगह द्वितीय खंड भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप अपने हिसाब से इसको याद रख सकते हैं। ऐसे कॉलम बना के सबसे पहला काम करना है आपको ऊपर लिखना है भाजक। प्रथम खंड के अंदर देखो क्या क्या काम करना है, यहाँ लिखते हैं भाजक। सबसे पहले सूत्र परावर्ती विधि की बात हो रही है तो भाजक ऐसा का ऐसा एज इट इज होगी 113। नेक्स्ट आपको भाजक के नीचे लिखना है विचलन। तो विचलन आपको निकालना आ गया होगा अच्छे ढंग से। अब तो विचलन का अर्थ होता है आपको आधार के सापेक्ष है वो घटाना है। तो आधार कितना है यहाँ पे 100, तो 113 में से 100 गए तो क्या बचा 13, यानी 1 और 3 इसका क्या आ जाएगा विचलन। तो 1 और 3 ये आ गया इसका विचलन। अब चूंकि यहाँ पढ़ रहे अपन परावर्ती आधारित विधि, तो आपको नीचे परावर्तित अंक निकालना है इसके। तो यहाँ लिख रहा हूं मैं परावर्तित अंक। और परावर्तित अंक का अर्थ होता है आपको जो भी विचलन है उसको विपरीत करके लिखना है, यानी चिन्हों को बदलना है। तो यहाँ पे देखिए प्लस वाला विचलन है 1 और 3 है, तो इसको माइनस के रूप में लिखेंगे। तो -1 और -3 डैश करके लिखो, या फिर कई किताबों के अंदर ऊपर विनकुलम चिन्ह भी होता है, वो ऋणात्मकता को दर्शाता है, इसलिए आप ऊपर बार के रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया उसका प्रथम खंड की बात। अब आपको तृतीय खंड में कितने अंक लिखने हैं वो बात आती है। तो तृतीय खंड में आपके जो आधार के अंदर जितने शून्य होते हैं उतने अंक आपको तृतीय खंड के अंदर लिखना है। जैसे देखो यहाँ थोड़ा अपन बता देते हैं, आधार आधार यहाँ पे आपके 100 है, और 100 के अंदर आपके 2 शून्य दिख रहे हैं, 1 और 2। तो आपको इस भाज्य के यानी जिसके अंदर भाग देना है उसके पीछे से 2 अंक है वो पकड़ के तृतीय खंड में डालना है। तो तृतीय खंड में 8 और 5 आ जाएगा, तो 5 और 8 ये आपके तृतीय खंड में हो गया। बाकी पीछे जितने भी बचते हैं 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट आपको सबको मध्य खंड के अंदर लिखना है। तो यहाँ पे 2 डिजिट ही है 1 और 3, तो इसको लिख लेता हूं मैं 1 और 3। यहाँ हमेशा ध्यान रखना आपको अंक है वो थोड़े दूर दूर लिखने हैं। फिर नीचे आप लाइन खींच लो। चलिए यहाँ मैं लाइन खींच लेता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा आपके भागफल, यहाँ आ जाएगा शेषफल। तो यहाँ कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। आपको मध्य खंड के अंदर जो भी आपने लिखा है उसका पहला डिजिट लेना है और उसको पकड़ के ऐसे कैसे नीचे लिखना है। तो जो भी अंक है वो यहाँ 1 है, 1 को ऐसे कैसे मैं नीचे ले लूंगा, ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। फिर यहाँ पे जो भी आपके अंक आया उसका गुणा इस जो परावर्तित अंक आपने लिखा है -1 और -3 इनका गुणा करके इन अंकों के नीचे लिखना है कंटिन्यू।
तो 1 का गुणा सबसे पहले -1 से होगा, तो क्या आएगा -1, वो मैं लिख लूंगा -3 के नीचे, माइनस आ जाएगा 1। तो चूंकि 1 को तो मैंने नीचे लिख लिया, तो यहां से अंक आपको लिखना शुरू करना है। फिर 1 का गुणा वापस -3 से करो। कुल मिला के अपन विचलन यानी जो परावर्तित अंक आपने लिखा है उनसे गुणा कर रहे हैं पूरे 1 का। अलग अलग लिखना है इसलिए अलग अलग गुणा करके बता रहा हूं मैं। तो 1 का गुणा -3 से, तो क्या आएगा -3। तो अब -3 इसमें पूरे आपके अंक है वो पूरे हो गए, तो क्या करना पड़ेगा, तृतीय खंड में जाना पड़ेगा। तो तृतीय खंड में इस अंक के नीचे आ जाएगा -3। ये काम हो गया। फिर आपको क्या करना है, गुणा करने के पश्चात आपको इन अंकों को जोड़ना है। तो 3 और -1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, +2, क्योंकि चूंकि ये माइनस है इसलिए जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 3 में से 1 गया तो क्या बचा, 2। और वापस प्रोसेस स्टार्ट होगा। यहाँ पे आपको नहीं जोड़ना, एक बात का ध्यान रखेंगे। देखिए 5 और -3 जोड़ा और 2 लिखा तो गलत हो जाएगा। आपके सिर्फ एक ही स्टेप को जोड़ने का काम करना है, इसको बाद में जोड़ेंगे। फिर वापस आ गया 2। अब 2 का गुणा वापस 1 का कैसे किया था दोनों से, उसी प्रकार 2 का गुणा वापस करना है। तो 2 का गुणा -1 से करो तो क्या आएगा, -2। अब -2 कहां से लिखना शुरू करेंगे, यहां से, यानी जहां लास्ट पहुंचते हैं वहां से। तो माइनस का आ गया 2। फिर 2 का गुणा वापस -3 से होगा तो क्या हो जाएगा, -6 आएगा। तो -6 आ जाएगा 8 के नीचे, ये 8 के नीचे लिखना है। अब आपको अंतिम जोड़ना है। जैसे ही आप लास्ट डिजिट के नीचे पहुंच जाते हैं तो आपको जोड़ना है और वो आपके आ जाएगा शेषफल। तो 8 और -6 क्या हो गया, 2, यानी जोड़ेगा तो घट जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है। तो 8 में से 6 गया तो क्या बचा, 2। फिर यहाँ पे देखिए 5 और माइनस वाले भी 2 संख्या हो रही है, -3 और -2। तो 5 में से 5 गया तो क्या बचा, 0। अब देखो ये बहुत जनों को समझ में नहीं आएगा, थोड़ा मैं बता देता हूँ रफ कार्य करके। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, 5 है, एक तो प्लस वाले, फिर अपन को जोड़ना है ये -3 और -2। तो ये लिखना पड़ेगा -3 और -2। चूंकि जोड़ रहे हैं परंतु चिन्ह माइनस है इसलिए माइनस ही लिखा सीधा। तो 5 -3 और -2, ये माइनस माइनस हमेशा क्या होता है, जुड़ता है। ये मैंने एक वीडियो के अंदर अच्छे ढंग से समझाया है। आप यदि चिन्ह के बारे में थोड़ा ज्ञान कम रखते हैं तो आपको वो वीडियो देखना चाहिए, आपके बिल्कुल चिन्ह से संबंधित कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो -3 और -2 तो हो जाएगा -5, माइनस माइनस जुड़ता है। अब 5 में से 5 गया था क्या बचा, 0। तो इस ढंग से सॉल्व होते हैं माइनस वाले। तो 5 में से 5 गया था बचा 0। तो इस ढंग से आपके उत्तर है वो निकल के आ गया। तो देखिए जो भागफल है, भागफल आ गया 1 और 2, यानी कि 12 तो है भागफल, और जो शेषफल है वो आ गया आपके 2। तो इस ढंग से आपके ये आंसर। एक 1432 के अंदर भाग देना आपको 88 का। तो यहाँ पे आपके विचलन है वो नेगेटिव आएगा और उसको बदलना पड़ेगा पॉजिटिव के अंदर, क्योंकि परावर्तित विधि पढ़ रहे हैं अपन। तो सबसे पहले तो आपको पता होगा यहाँ पे इस टाइप का कॉलम बनाना है, आपको 2 लाइन खींचना है और एक तिरछी खींचना है। सबसे पहले कॉलम के अंदर आपको लिखना प्रथम खंड, प्रथम खंड, बीच में लिख लो मध्यम खंड या फिर द्वितीय खंड, कोई भी लिख सकते हैं, मध्य खंड। और तीसरे कॉलम के अंदर लिखना आपको तृतीय खंड, तृतीय खंड। सबसे पहला काम प्रथम खंड के अंदर आपको लिखना है भाजक, जिसका अपन को भाग देना है वो। अब भाग यहाँ पे किसका देना है, 88 का, यानी 88 का भाग देना है। तो ऐसा कैसा लिख लो, 88। अब यहां से आपको 88 का विचलन निकालना पड़ेगा। तो विचलन आपको यहाँ पे स्पष्ट है कि 88 है वो किसके नजदीक है, 100 के, यानी आधार इसका है वो क्या आ जाएगा, 100 ही होगा। आधार तो क्या है, 100। इसके सापेक्ष इसका जो विचलन है वो आ जाएगा आपके 100 में से 88 गए तो क्या आ गया, 12। अब चूंकि ये 100 से कम है इसलिए विचलन है वो क्या आ जाएगा, -12। तो यहाँ पे विचलन है वो अपने -12 है, तो 1 और 2 लिख लिया। अब आपको सूत्र परावर्तित विधि से भाग देना है, इसलिए यहाँ लिखना है परावर्तित अंक, परावर्तित अंक। और परावर्तित अंक का अर्थ ये होता है कि जो विचलन जो भी आता है उसका चिन्ह है वो बदलना है। यानी कि -12 है
इसको प्लस 12 करना है, तो यहां से 1 और 2 पॉजिटिव में लिख लिया। जैसा कि 16वां और 17वां प्रश्न था, उसके अंदर आपके प्लस वाले विचलन आ रहे थे, उसको अपन क्या कर रहे थे, माइनस में चेंज कर रहे थे, परंतु यहाँ अलग है। 18वें के अंदर आपको क्या करना है, माइनस वाला विचलन है उसको प्लस में चेंज करना है। अब आपने यहाँ पे प्रथम खंड के अंदर सब पूर्ति कर ली। अब जाना सीधा तृतीय खंड के अंदर। अब तृतीय खंड के अंदर आपको भाज्य के अंक लिखना है, और भाज्य के अंक लिखने का तरीका क्या है, आधार के अंदर जितने शून्य होंगे, आधार के अंदर आपके 100 है और 100 के अंदर 2 शून्य दिख रहे हैं, 1 और 2। अब 2 शून्य है, अर्थात आपको जो भाज्य है यानी जिसके अंदर भाग देना, उसका इकाई अंक से लेकर आपको पीछे के 2 डिजिट है वो तृतीय खंड के अंदर लिखना है। तो 3 और 2 ये आ जाएगा अपने 3 और 2, ये अंक आ जाएंगे तृतीय खंड के अंदर। बाकी जितने भी बचते हैं वो आपको मध्य खंड के अंदर लिखना है। तो यहाँ पे 2 अंक ही बचे, तो 1 और 4 ये मैंने लिख लिया मध्य खंड में। फिर आपको नीचे लाइन खींचना है और यहाँ से भाग का जो प्रोसेस है वो शुरू करना है। यहाँ आ जाएगा आपके भागफल और यहाँ आ जाएगा शेषफल। तो सबसे पहला काम सूत्र परावर्ती विधि में क्या करना है, आपको जो मध्य खंड के अंदर आपने जो भी डिजिट लिखे उसका पहला अंक है उसको ऐसे कैसे नीचे लिखना है जीटी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो 1 है तो 1 का 1 नीचे आ जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं। फिर क्या करना है, आपको 1 का गुणा यानी जो नीचे जो भी अंक आ रहा है उस अंक का गुणा प्रावर्तित अंक से करके इनके नीचे लिखना है। तो प्रावर्तित अंक से करते हैं, सबसे पहले 1 का गुणा मैं 1 से करूंगा और फिर 1 का गुणा करूंगा 2 से, एक एक डिजिट का करना है। तो 1 का गुणा 1 से किया, 1 आया वो मैं लिखूंगा 4 के नीचे। तो यहाँ पे 4 के नीचे लिख लिया 1 को। अब चूंकि मैंने 1 को तो नीचे लिख लिया था, आपको नेक्स्ट डिजिट के नीचे लिखना है, राइट। अब वापस 1 का गुणा 2 से करो, तो 1 का गुणा 2 से करेंगे तो क्या आएगा, 2 ही आएगा, अर्थात आपके 2 है वो आ जाएगा तृतीय खंड के अंदर 3 के नीचे। अब चूंकि मध्य खंड में अंक है वो खत्म हो गए, तो आपको तृतीय खंड के अंदर जाना पड़ेगा। वापस प्रोसेस शुरू होगा जोड़ने का। तो 3, 4 और 1 ये जुड़ेगा और जोड़ के आपको इसके नीचे लिखना है। तो 4 और 1 जोड़ना है, कितने हो गए 5, तो ये आगे नीचे 5। अब वापस 5 का गुणा इस 1 और 2 से करना है और इनके नीचे लिखना है। तो 5 का गुणा 1 से करेंगे तो क्या आएगा 5। अब आपने देखिए यहां तक लिख लिया है, तो यहां से लिखना शुरू करेंगे वापस। तो 5 का गुणा 1 से तो 5 और 5 ऐसा का ऐसा। फिर 5 का गुणा 2 से तो कितना हो गए 5 2 10, तो 10 आ जाएंगे 2 के नीचे, 10 पूरा ऐसा का ऐसा। अब इस कॉलम में पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, सभी जोड़ने हैं वापस। तो 2 और 10 मिलके कितने हो गए 12, और 12 का क्या लिखेंगे 2। यहाँ पर भी जोड़ रहे हैं इसलिए हासिल आपको लेके जाना पड़ेगा। 12 का 2 आ गया, हासिल का 1, तो 1 हासिल का और 3 कितने हो गए 4, 4 और 2 6, 6 और 5 कितने हो गए 11, यानी कि आपके आ गया 1 और 1। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, देखिए भागफल तो आया 15 और शेषफल आया 112। अब आपको भाग जाना था 1432 के अंदर 88 का। अब आपको पता ही होगा कि हमेशा शेषफल है वो आपके भाजक से छोटा होना चाहिए, जब चूंकि भाजक तो क्या है 88 और शेषफल आ रहा है 112। इसका मतलब क्या है कि भाग है वो जाएगा, एक बार और भाग जा रहा है, तो यहाँ पे एक बार और भाग देंगे तो प्लस करके आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार और भाग देना है। भागफल है वो 15 आ गया था, तो 15 की जगह 16 आएगा, क्योंकि एक बार और भाग जा रहा है, चूंकि शेषफल है वो बड़ा है। अब एक बार गया यानी 88 एकम 88, तो ये माइनस करना पड़ेगा यहाँ 88। तो इस सवाल के अंदर ये प्रोसेस है वो थोड़ा बढ़ गया है, यहाँ से आपको एक स्टेप ज्यादा करना है, तो इसको ध्यान से थोड़ा देखना है, सवाल अलग है। अब देखिए 15 और 1 मिलके कितने हो गए 16, यानी आपके उत्तर के रूप में जो भागफल है वो तो क्या है 16 है, और शेषफल क्या हो जाएगा, देखिए 112 और माइनस हो जाएगा 88, तो कितना आ गया 24। अर्थात आपके जो अंतिम उत्तर है वो भागफल आ गया 16 और जो शेषफल है वो है 24। ये आपके आंसर है। तो ये इस सवाल के अंदर थोड़ा चाहिए था, बाकी तो प्रोसेस वो का वो है जो अपन ने आगे किए थे।